उतना जोर कानून पे नहीं रहता। पर दुर्भाग्य इस बात का रहा कि वो वाला कानून अधम में ही रह गया, वो बीच में वो बन ही नहीं पाया। नहीं तो वो इन्हीं लाइनों पे वो कानून बनने वाला था, और लोगों की जो ग्रीवियंस थी वो सबकी सब सॉल्व होने में बड़ी कारगर रहती। अगर कोई, जैसे इसमें पेनल्टी का प्रावधान है कि पर्सनल पॉकेट से ऑफिसर की जेब से जाएगी पेनल्टी, ऐसे ही अगर उसमें समय के अनुसार काम नहीं होता तो पेनल्टी वगैरह सब उसमें थे। पर क्योंकि वो कानून नहीं आ पाया, इसलिए इस कानून पे इतना जोर है। और अधिकतर लोगों को ये भ्रम है कि ये राइट टू एक्शन है। वो बात और है कि अगर ड्राफ्टिंग ढंग से की जाए तो राइट टू एक्शन को, राइट टू इंफॉर्मेशन को राइट टू एक्शन में पलटा जा सकता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक बार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेरे को, मैंने पहले भी इस वेबिनार पे बताया था, 10-12 रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरीज ने बुलाया और बोले जी आपने राइट टू इंफॉर्मेशन को राइट टू एक्शन में कैसे पलट दिया। तो मैंने उनसे ये कहा, पहले मैं सरकार को सुझाव भेजता हूँ और सुझाव के ऊपर मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेता हूँ। और अगर वो नहीं देते हैं या ढंग के नहीं देते हैं तो मैं मामला सूचना आयोग तक ले जाता हूँ। और वहां पे जब सूचना आयुक्त, कम से कम केंद्रीय सूचना आयोग में जितने भी आयुक्त हैं, वो 2005 से आज तक, एक दो बार छोड़ दीजिए, बाकी सभी बड़े संवेदनशील रहे हैं। और मैंने इसी तरीके से बहुत सारे काम आरटीआई एप्लीकेशंस लगा लगा के और सब सही करवा लिए। पार्लियामेंट हाउस की कैंटीन्स की सब्सिडी हटी, या और मैंने बताया था पहले भी कि फॉरेन पोस्टल टैरिफ बड़ी रैशनल थी, वो सब रैशनलाइज हुई। और 1, 2, 5, 7 रुपए के पोस्टल ऑर्डर चलते थे, उनका कोई लेने वाला नहीं देने वाला नहीं, वो बंद हुए। और ऐसे बहुत सारे मैंने पब्लिक इंटरेस्ट के काम सब करवाए, क्योंकि हमें सरकार का भी खर्चा देखना चाहिए। आप कहेंगे कि चल रहे थे तो चलने देते। एक पोस्टल ऑर्डर की हैंडलिंग सिर्फ डाक विभाग के लिए 50 रुपए कॉस्ट करती है, बैंकिंग प्रणाली को अलग और पब्लिक अथॉरिटी में अलग। तो इसलिए वो भी तो खर्चा हमारी जेब से ही जाता है ना। तो इस तरीके के मैंने बहुत सुधार करवाए। और ये अगर दूसरा कानून आ जाए तो बड़ा अच्छा हो, पर अभी तो छाया नहीं। दुर्भाग्य से मैं निखिल डे जी की बात नहीं सुन पाया, मैंने देर से ज्वाइन किया। नहीं तो मैं उन्होंने वो जो आज प्रयत्नशील रहे हैं आखिर का हिस्सा मैंने सुना था, तो उससे फायदा होता। पर मैं उनसे वैसे ही फोन पे बात करके बात करूंगा कि क्या वो कहते रहे थे। मैंने जवाबदेही कानून के बारे में ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ये वेबिनार देर से ज्वाइन किया। सर ड्राफ्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब विशेष करके ड्राफ्टिंग में क्या चीजें ध्यान रखें, थोड़ा बताइए। आरटीआई एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग सही होनी चाहिए। आप सीधे सीधे नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह बताइए। पर अगर आप घुमा के पूछेंगे कि जो भी ये डिसीजन टेकन है, इसकी सारी फाइल नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस दे दीजिए, तो फिर वो उसमें सब क्यों क्या आ जाता है। जो सरकारी फाइलों से कुछ परिचित है वो जानते होंगे कि जो बाईं तरफ होते हैं हरे कागज, उन पे नोटिंग होती है, उसमें हर एक अफसर जो है अपने विचार लिखता है, और उन विचारों में पता लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो और जो राइट साइड में जो होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। जैसे मैं 1 रुपए का नया नोट निकला था, तो ये मैंने 1995 में मैंने ही चिट्ठियां लिख के बंद करवाया था कि 1, 2, 5 के नोट जो हैं इन पे लाइफ कम है, प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा है, कॉइन्स पॉपुलर हो गए तो सरकार को बंद करना चाहिए। खैर बड़ी मुश्किलों से वो बंद हुआ। और अचानक मेरे को पता लगा कि 6 मार्च 2015 को नाथ द्वारा मंदिर में उस समय के जो तत्कालीन वित्त सचिव थे राजीव महर्षि साहब, उन्होंने नया नोट जारी कर दिया। तो मैंने उसकी सारे डिसीजन टेकन के ऊपर फाइल नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सब मंगवाई। तो कॉरेस्पॉन्डेंस साइड से ये पता लगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया था कि ये नोट नहीं निकलना चाहिए। और फाइल नोटिंग पे ये था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसर्न, वो चाह रहे थे ये नोट निकल जाए। और उसकी वजह बड़ी स्पष्ट थी कि
1 रुपए का नोट अकेला नोट होता है जिसपे कि केंद्र सरकार के किसी सचिव स्तर के अधिकारी के दस्तखत होते हैं, बाकी सब पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं। तो इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स थे वो चाहते थे हमारे नाम का सिक्का चल जाएगा, तो वो आतुर थे वो नोट निकलने के। खैर बाद में मैंने और बहुत लिखत पढ़त करी और आरटीआई लगाई कि भाई ये नोट सर्कुलेशन में कैसे नहीं आ रहा ये वो, क्योंकि वो हमेशा ब्लैक में ही बिका। तो अंततः गवर्नमेंट को वो नोट का चलन फिर से उसकी प्रिंटिंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैं लेटर्स टू एडिटर भी नियमित रूप से लिखता रहा हूँ और उसी के लिए मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं जनहित के मुद्दों पे लगातार नियमित रूप से प्रतिदिन 2 सुझाव सरकार को देता रहता हूँ। और पहले तो 3 पोर्टल थे जिन पे की सुझावों पे भी कार्रवाई होती थी, और जब मैं रोज सुझाव देने लगा और मामले सूचना आयोग पहुंचने लगे तो सरकार ने पीजी पोर्टल और जो राष्ट्रपति की वेबसाइट है helpline.rb.nic.in, इन दोनों पे तो सजेशंस एंटरटेन करना बंद कर दिया। पर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे आज भी जो राइट टू प्राइम मिनिस्टर है उस पे ये सजेशंस एंटरटेन होते हैं। अब वहाँ पे सजेशन डालिए, और पब्लिक ग्रीवेंस तीनों पे है। अगर आपकी पब्लिक ग्रीवेंस है तो आप उन तीनों पे डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर लेके उसके ऊपर सारे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लीजिए और उसमें फाइल नोटिंग कॉरेस्पोंडेंस सब मांग लीजिए। तो आप मतलब कि बड़ा अच्छा कारगर तरीका है आपकी ग्रीवेंस सॉल्व कराने का। उन्हें पहले ग्रीवेंस पढ़नी पड़ती है, फिर उसे सॉल्व करके ही वो जवाब देंगे। और अगर सजेशन है, क्योंकि मेरे तो सजेशंस ही होते हैं, ग्रीवेंस होती ही नहीं, तो सजेशंस के लिए खाली राइट टू प्राइम मिनिस्टर का ऑप्शन बचा है। तो ये बिल्कुल ड्राफ्टिंग का है। जी, धन्यवाद सुभाष सर। और आत्मदीप सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। और कुछ हमारे साथियों के प्रश्न हैं, वो कुछ हैंड रेज किए हुए हैं, पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एन गोगोरिया जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। गोगोरिया जी, क्या प्रश्न आपका है? सर मेरा क्वेश्चन है, एक तो ये है कि जो लोक सेवक होता है उसे एक तो जो शिकायती पत्र देते हैं उनकी, जैसे अपन ने नायब तहसीलदार को दिया, फिर तहसीलदार को दिया, फिर के अतिरिक्त कलेक्टर को दिया, फिर कलेक्टर महोदय को दिया, फिर उसको संज्ञान में लेते हैं संभागीय आयुक्त। और संभागीय आयुक्त जो संज्ञान में लेने के बाद भी ये जो निचले तबके के अधिकारी होते हैं उनकी कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है, मैं इसके बारे में पूछना था। एक आवाज कहीं से आवाज भी आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों की जो आवाज आ रही है उसको शांत करिए, ताकि दूसरों की आवाज, या कि कहीं फ्री जगह पे आ जाइए। हाँ, इसमें जो आत्मदीप सर इन्होंने पूछा है जवाबदेही के बारे में कि नीचे के अधिकारियों की हाल, जी बता। हम समझ नहीं पाए, वो थोड़ा सा लंबा सवाल। हाँ, एक इनका बार कहना था। संक्षेप में थोड़ा-सा हाँ, बताएंगे? हाँ बताइए, बता संक्षेप में गोगोरिया जी बताइए सर को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कोई भी शिकायती पत्र डालते हैं किसी भी अधिकारी को, जैसे छोटे अधिकारी को डालते हैं, जैसे नायब तहसीलदार को डाल दिया, फिर तहसीलदार को डाल दिया, फिर उपखंड अधिकारी को डाल दिया, फिर अतिरिक्त कलेक्टर को डाल दिया, फिर कलेक्टर साहब को डाल दिया, फिर इसमें संज्ञान में लेते हैं संभागीय आयुक्त। और जब संभागीय आयुक्त, जो अतिरिक्त जो संभागीय आयुक्त होते हैं, उसके अपन सूचना के अधिकार के तहत अगर वो सूचना मांगते हैं तो उसमें उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है, इसके बारे में मैं पूछना चाहता था। देखिए, इस बारे में वैधानिक और व्यवहारिक स्थिति एकदम स्पष्ट है कि आप जिस भी अधिकारी को संबोधित शिकायत करें, उसी अधिकारी के कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के सामने आईटीपी आप आपकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की प्रमाणित जानकारी मांग सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं कि उच्च अधिकारी तो उससे नहीं मांग सकते या निचला अधिकारी, ऐसा कुछ। नायब तहसीलदार से लेके आप प्रमुख सचिव राष्ट्रपति कार्यालय तक भी कि आपकी शिकायत पे क्या होगा।
जी, कृष्ण नारायण दुबे जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। कृष्ण नारायण दुबे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और साथ में अक्षय गोस्वामी जी भी हैं, वो भी कुछ अपना हैंड रेज किए हुए हैं। हाँ, तो कृष्ण नारायण दुबे जी, हाँ, कृष्ण नारायण जी बताइए। हाँ मैं कृष्ण नारायण दुबे। हालिया हाँ तौर पर यूपी के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सुखद ऑर्डर आया है कि उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्ती संबंधित जो प्रक्रियाएं यूपी सरकार के कैबिनेट या उच्च स्तर से चल रही थी, तो उन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी गंभीर टिप्पणियां आई हैं। मेरा पूछना ये है कि अगर सीएम अपने राज्य में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करके अखड़वा कांड या लगड़वा कांड या फेक एनकाउंटर, गाड़ी पलट जाती है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो क्या डीएम और एसपी उस अनलॉफुल एक्टिविटी को न करने के लिए क्या मना कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार जो है तो वो डिलीवर करें हम भारत के लोगों को, ना कि जो पॉलिटिकल पर्सन कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, तो उनके एजेंडे पर काम करने की प्रक्रिया जो भारत में चल पड़ी है, इंस्टेंट जस्टिस, अब तक 56 स्टाइल पुलिस का, तो ये काफी दुखद है। और मेरे ख्याल से लगता है कि सुरक्षा ही पहली गारंटी है हम भारत के लोगों के लिए। जी बिल्कुल कृष्ण नारायण जी, आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न के साथ साथ एक सुझाव भी था और अपने आप में एक हमें लगता है कि वो जवाब भी समेटे हुए है। तो जो आपने बात कही है वो आपका स्पष्ट है कि बाय लॉ के हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि एसपी और कलेक्टर के पास पावर है, तो वो यहाँ से व्यवस्था संभाले। ये नहीं कि कोई सीएम आदेश करे कि भाई उसको ले जाकर के एनकाउंटर कर दो, अनलॉफुल एक्टिविटी, तो गलत है। आपने सही बताया उसमें। अब उसमें क्या आपको कुछ और, मतलब आपका प्रश्न क्या है, थोड़ा सा एक शॉर्ट में पूछिए। हेलो सर, गोस्वामी बोला कृष्ण नारायण जी, कुछ आप इसमें क्या पूछना चाह रहे थे, वो एक शॉर्ट में प्रश्न पूछिए। सर, इस लेवल में जैसे अभी मध्य प्रदेश में पतंग की डोर बेचने वाले का घर गिरा दिया गया, तो घर किस हुकुम के तहत गिराया गया? और घर गिराने वाले जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहे होंगे, चाहे वो एसडीओपी हो या एसडीएम हो, तो उनने जो मुख्यमंत्री की मंशा को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों कर देते? अच्छा, पतंग की डोर वाले का क्या वो क्या था, मामला क्या था? ये वही तो पतंग का डोर का मामला क्या है, को लोगों को यही नहीं पता है उसके पीछे क्या था। ये किसमें एक लड़की की गर्दन उलझ गई थी डोर में, और वो डोर शायद प्रतिबंधित थी, तो फिर जहां जहां वो डोर वाले शॉपकीपर मिले सभी के घर गिरा दिए गए। नहीं तो घर उन्होंने अवैध बनाया रहा होगा कहीं ना कहीं, मतलब अवैध मतलब उनको ये कहा कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित लोग हैं, तो इसलिए इनका घर गिरा देना ही न्याय होगा। नहीं तो ये गलत है, ऐसा ऐसा तो गलत है। आत्मदीप जी ये बताइए। देखिए, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है अपराधियों के जमीन जायदाद को नेस्तनाबूद करने की, यानी घर दुकान वगैरह गिराने की, ये कमलनाथ जी की सरकार ने माफिया के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। उसके तहत इसकी मध्य प्रदेश में शुरुआत की। उसके बाद ये जो शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, इनके कार्यकाल में भी इस प्रक्रिया को जारी रखा गया। ये बहुत ही कहना चाहिए कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जिसमें बरसों लग जाते हैं दोषी को दंड मिलने में, कई बार तो फरियादी की जीवन ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद जाके न्याय होता है। उसका एक तरह से व्यवहारिक तोड़ है कि अपराधी को तुरंत दंडित किया जाए कानून के प्रावधानों के दायरे में, और उससे समाज में एक सबक जाए कि अगर हमने भी गलत काम किया तो हमारा ऐसा हश्र होगा। जो ये अवैध मकान दुकान तोड़ने की कार्रवाई की जाती, बहुत लोगों के खिलाफ की गई और बहुत बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ की गई है। जो चाहते तो न्यायालय में, अगर ये कार्रवाई गलत होती तो न्यायालय में जाके स्टे ला सकते थे या हर्जाने की मांग कर सकते थे। वैसा किसी भी केस में नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि ये तोड़ने का किसी की जायदाद संपत्ति मकान वगैरह तोड़ने का निर्णय प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और संबंधित नियम कानूनों का अध्ययन करने के बाद निर्णय लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा इसीलिए कि
किसी अपराधी का पूरा मकान नहीं तोड़ा गया है, केवल उसका जो अवैध हिस्सा था या अतिक्रमण करके बनाया गया वो तोड़ा गया है, जो लीगल है उसको छोड़ा गया है। तो इसमें पहले ये लोग प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और राजस्व विभाग के इनसे मिलकर पता लगाते हैं कि अपराधी है, इसको दंडित करना है तुरंत। तो इसके खिलाफ कानून के उल्लंघन के क्या क्या मामले हो सकते हैं। तो सबसे आसान मामला है कि इसका मकान और वो दुकान या जो भी बनाई है वो देखी जाए, कोई मैरिज गार्डन है, कुछ होटल है, कि इसमें कितना दायरा नियमों के तहत है और कितना अवैध बनाया गया है। तो अवैध को तोड़ना आसान हो जाता है, एक नोटिस देते हैं, उसको 24 घंटे बाद तोड़ देते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं। और अगर किसी के साथ गलत हुआ है, दुर्भावनावश हुआ है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, उसको हर्जाना मिलेगा। जैसे आपने कंगना रनौत का केस देखा होगा, मुंबई में तोड़फोड़ की गई, उसको कंगना जी की याचिका पे मुंबई हाई कोर्ट ने उनके लिए हर्जाना उनको दिलाने का आदेश किया है, गलत ढंग से तोड़ा गया। बिल्कुल। तो हमेशा ऐसा ही क्यों हो कृष्ण नारायण जी की जो आम व्यक्ति है वही न्याय की गुहार लगा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दशकों चक्कर काटे। भाई ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो अपराध कर रहा है उसको भी दंडित करके तत्काल अब वो जाए और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी न्याय मांगे। भाई गलत तो उसने किया है। और जैसा कि आत्मदीप जी बता रहे हैं कि गलतियां पाई जाती है ना, उनका रेकी किया जाता है, उनका डिटेल निकाला जाता है। कहीं ना कहीं वो अवैध निर्माण किए रहते हैं, कहीं ना कहीं अवैध एक्टिविटी में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब प्रशासन के हर काम को अपन गलत नहीं ठहरा सकते हैं शासन प्रशासन के। हाँ, हालांकि एक प्रक्रिया का पालन करना उचित रहेगा, इसी में न्याय व्यवस्था चलती रहेगी। हाँ, ये भी है कि मतलब न्याय व्यवस्था चलती रहे और जल्दी न्याय मिले। ये जो बरसों बरस चलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 4.5 करोड़, 4.25 करोड़ केस लंबित हो चुके हैं, तो ये गलत है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। यदि वो प्रथा बंद हो जाए तो ये वाली प्रथा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो जाएगा तो उसमें हमें जल्दी न्याय मिल जाएगा। और जब जल्दी न्याय मिल जाएगा तो हमें ये सब साइड वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने नहीं पड़ेंगे जो शासन प्रशासन में सत्ताधारी पार्टी में बैठा कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपना लेता है कि जल्दी न्याय के लिए उसके गलत कार्यों का रेकी करके और उसको नेस्तनाबूद कर दो। तो ये वाला बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों काफी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये हमारी ध्वस्त न्यायपालिका, ध्वस्त जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का परिणाम है कि ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत ही मतलब इंटरकनेक्टेड है, ये सब इनको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हेलो हाँ सर गोस्वामी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। गोस्वामी जी थोड़ा सा वेट करिए, वीरेंद्र जी आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, जस्ट 2 मिनट में। शिवानंद जी ने जो कहा है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक्चुअली ये सिविल और क्रिमिनल लॉ का बेसिक डिफरेंस है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी, ये दो अलग अलग ब्रांचेस है सोशियोलॉजी की, जिसमें बेसिक डिफरेंस है। क्रिमिनोलॉजी का जो पर्पस है दैट इज टू पनिश द ऑफेंडर। विक्टिमोलॉजी का जो डिफरेंस है दैट इज टू कॉम्पेंसेट द विक्टिम। एक क्रिमिनल रेमेडी है, एक सिविल रेमेडी है, और इसलिए हम लॉ को दो तरह से बाइफरकेट करते हैं, क्रिमिनल एंड सिविल। उस जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला। अब उसमें भी ये हुआ था कि जैसे एक वॉरेन एंडरसन को पकड़ना है, फांसी दिलानी है वगैरह, ये जो है नाउ दैट इज ए क्रिमिनल रेमेडी। और उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो भाग गया या भगा दिया गया या जो भी है। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में केस लड़ा और 700 करोड़ आई थिंक डॉलर का कॉम्पेंसेशन उसमें मिला था। अब इसमें हजारों लोग मर गए थे, कई लोग अपाहिज हुए थे, और एक आदमी के पीछे भाग के इतने सारे लोगों पर अन्याय करने की बजाय गवर्नमेंट ने एक सिविल रेमेडी का ये किया। तो ये दोनों रेमेडी जो है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है टू कॉम्पेंसेट द विक्टिम, ये विक्टिमोलॉजी का है। और जो सिविल आता है जो टॉर्ट्स में होता है, और टू प्रोसिक्यूट और पनिश द ऑफेंडर, ये क्रिमिनल रेमेडी होता है। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गांव में सपोज कहीं किसी महिला पर रेप होता है। अब चीफ मिनिस्टर सपोज जाता है, बोलता अनाउंसमेंट करता है कि फैमिली को 5 लाख कंपेंसेशन दिया जाए। अब ये कॉम्पेंसेशन जो है ये उसकी इज्जत की कीमत नहीं है। दिस इज जस्ट टू से एक विक्टिम को एक सुकून पहुंचाने के लिए एक इमीडिएट कॉम्पेंसेशन की अनाउंसमेंट जो कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल को छोड़ दिया गया या माफ कर दिया गया, क्योंकि क्रिमिनल को पकड़ना, साबित करना, और ये एक अलग से प्रोसेस है जो चलती है। तो ये जो दो अलग अलग रेमेडी हमेशा हमारे पास होती है, सिविल और क्रिमिनल, और दोनों रेमेडी जो है वो एक साथ भी चल सकती है, एक के बाद एक भी चल सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक अनदर फैमिलियर एग्जांपल, कि जैसे ऑफिस में किसी ने कोई चोरी कर दी। अब नौकरी से निकालना ये एक सिविल रेमेडी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। उसके खिलाफ एफआईआर करना
ये क्रिमिनल रेमेडी है। तो हमेशा आपके पास दो अलग अलग रेमेडी होती है। जैसे ये डिफेमेशन का भी मैं मामला बताता हूँ। किसी ने सपोज एक आपके खिलाफ कुछ गलत छाप दिया, अब आप चाहते हो कि मुझे मुआवजा मिले, वो सिविल रेमेडी है। आप बोलो कि उससे मुझे जेल भेजना आईपीसी 500 में क्रिमिनल डिफेमेशन, तो ये क्रिमिनल रेमेडी है। तो ये जो है हमेशा ही दो अलग अलग तरह की रेमेडी होती है, सिविल और क्रिमिनल। एंड दिस इज द मेन से डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। और इसमें जो लेवल ऑफ प्रूफ है वो भी अलग है, कि जो सिविल रेमेडी में जो लेवल ऑफ प्रूफ है वो बड़ा आसान होता है, दैट इज द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। लेकिन जो क्रिमिनल रेमेडी है परस्यू करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या अमुक ने कार्य किए जाने की संभावना ये नहीं देखा जाता, बट इट हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब बिना किसी शको शुबा के उसको साबित करना होता है। और क्रिमिनल रेमेडी को साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके बस स्टॉप। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद बीरेन जी। अक्षय गोस्वामी जी पूछिए अपनी बात। हाँ जी सर। सर अभी जो ये आज वेबिनार का जो मेन टॉपिक था ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, उसी से पहले आईटीआई भी उसी से रिलेटेड ग्रुप में आता है। अब मैं एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कमीशन के बिहाफ से ही इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाए, एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मेरे को 19 जनवरी 2020 में एक ऑर्डर पारित होता है कोर्ट नंबर 10 से कि इनको 15 दिन में जानकारी दे दी जाए, और उसकी हेयरिंग फिक्स होती है 20 जुलाई 2020 को। मैं वहां प्रेजेंट होता हूं और पीआईओ को इंस्ट्रक्शन थी उस नोटिस में कि व्यक्तिगत रूप से आपको प्रेजेंट होना है। पीआईओ वहां पहुंचते नहीं है, जो केस है वो लगा हुआ है नेक्स्ट मंथ में मार्च में वेबसाइट पे फर्स्ट अपील ऑफिसर ऑब्लिक पीआईओ द्वारा लिखित शिकायत पत्र शिकायतकर्ता अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। और ये सारी चीजें तो मैं उनको रिटर्न में दे चुका हूं। जब मेरी केस की जो हेयरिंग थी वो 20 जनवरी थी, 24 जनवरी थी, मैंने उसमें क्या किया कि जो राहुल सर भी कहते हैं, आप सभी मीटिंग में आते हैं कि हाई कोर्ट के डिसीजन दे दीजिए। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन दिया कि भाई आप कोर्ट नहीं है जो आपसे मैंने लिया था, तो मेरी डेट ही चेंज हो जाती है। 24 जनवरी को मैं निकलता हूँ, लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन में जाकर देखता हूँ तो मेरी डेट ही चेंज हो गई है। 24 जनवरी की वो मैंने चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम लेटर लिख दिया कि आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि 2 साल से ऊपर हो गए, कृपया आप मान्य ये वाला केस वो मेरी हियरिंग में और एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के केस को कंसीडर करें, या कि उन पे पेनलाइज करें और मुझे टाइम से ये इंफॉर्मेशन दिलाई। तो मेरी डेट ही चेंज हो जाती है। 19 जनवरी 2020 कमिश्नर साहब नोटिस जारी करते हैं कि 15 दिन में इनको जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली इनको 2005 के नियमानुसार इनको जानकारी दे दें, अन्यथा की स्थिति में आदेश पारित कर दिया जाता है। और 20 तारीख को हियरिंग फिक्स होती है 20 जुलाई को। मैं और पीआईओ के लिए स्पेशल उस नोटिस में शेयर भी कर दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन थी कि उनको व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट होना है, जबकि मेरे लिए नहीं थी बाउंड्री। मैं वहां पे जाता हूँ तो पीआईओ तो वहां पे आते नहीं, तो आज तक अन्यथा की स्थिति में आदेश पारित हो, ना कोई आदेश पारित हुआ ना कुछ। मैंने ये रेफरेंस दिया तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का, तो आज की तारीख में अगर मैं अपडेट देखता हूँ वेबसाइट पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे, तो वहां पे एक अपडेट मिला दिखा मुझे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपील ऑफिसर द्वारा लिखित व्यक्तित्व पर शिकायतकर्ता ऑब्लिक अपील करता अपना आपत्ति दर्ज कराएं। तो सर वो आदेश कहाँ गया कमीशन का? तो अगर कमीशन, क्या हम अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात, कमीशन का जो वो नोटिस था वो कहाँ कंसीडर करता है? तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ हाई कोर्ट के अलावा और कोई चारा तो बचता नहीं है इस केस में। 19 जनवरी, फिर मैं रिपीट करता हूँ, 19 जनवरी 2020 एक स्टेट फॉरवर्ड ऑर्डर रिलीज होता है, उसकी कॉपी नोटिस की है मेरे पास कि 15 दिन में आप इनको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपील ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से हियरिंग में उपस्थित होना जरूरी है, जो कि हियरिंग थी 20 जुलाई की। मैं वहां पहुंचता हूं, लेकिन वहां पे ऑफिसर तो आते नहीं है। उसके बाद मेरी तारीख लगा दी जाती है 24 जनवरी। उस 24 जनवरी से पहले मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम
लेटर लिख देता हूं और उसमें रेफरेंस दे देता हूं कि आपसे नम्र निवेदन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मुकुल अग्रवाल वर्सेस जिसमें कि आप कोर्ट नहीं है, तो आप बार बार डेट लगा रहे हैं, ये आउट ऑफ लॉ है। और एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का देता हूं तो पेनलाइज उनको करो, मेरी डेट ही चेंज हो जाती है। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, आप इसमें आप क्या करोगे? सीधी सी सर बात मैंने है। वही तो कह रहा हूं, हाँ, नहीं 20 नहीं, जनवरी को कमिश्नर नोटिस रिलीज करता है कि 15 दिन में जानकारी दो, और 20 जुलाई को हियरिंग फिक्स होती है। पीआईओ को व्यक्तिगत नहीं रूप से पहुंचना नोटिस नहीं, में वो लिखा है। ठीक है। ये बताइए, जो नोटिस जारी जी। हुई तो उस नोटिस के हाँ। बाद जानकारी आपको मिली कि नहीं मिली? सर कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली आज तक। नहीं मिली। और ये मैं फिर लिख जो, कर लेके आया हूँ सर। हाँ, और जो मीटिंग मतलब इसकी आपकी हियरिंग डेट जो सुनिश्चित की गई, उसमें पीआईओ और एफएओ नहीं आया? आपकी आपकी आवाज भी कट रही है। तो अब इसमें आप एक बार 18(1) के तहत उनको फिर से एक रिमाइंडर दे दीजिए, मतलब आयोगों को, कि मतलब इस तरह से इस सर मामले में हुआ। आप सुनिए, हम्म। एक मैं interrupt करूंगा। आयोग अरे भाई, करने का- आप पहले आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाओ। आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही, आप क्या बोल रहे हो, तो क्या होगा यार, मतलब अब समझ में क्लियर है नहीं आ सर? रहा है। क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर है। सर मैं एक्चुअली में आउट ऑफ दिल्ली हूँ, इश्यू ये है। तो आप लोग लाइन पे हमेशा रहा करो और ऐसी जगह पे बैठ के मीटिंग किया करो जहां से कुछ समझ में आए। आप बोलो तो हम समझ पाए, हम बोले आप समझ अभी पाओ। क्लियर है सर? आपकी वॉइस तो मुझे क्लियर आ रही है। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा क्लियर आई है। हाँ, बोलिए। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि आप कह रहे हैं कि सेक्शन 18 का यूज करो। मेरा कहना ये था कि कमीशन ने स्पेशल गाइडलाइन, एक रिटर्न जो उन्होंने नोटिस रिलीज करा था 19 जनवरी 2020, उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि इनको 15 दिन के अंदर नियमानुसार आप पूर्ण जानकारी प्रोवाइड करें। ठीक है। अगर आप जानकारी मैं आप इसको प्रोलॉन्ग करने का मतलब नहीं है। अब आप समझिए, उन्होंने जी। नोटिस दिया, नोटिस के बाद उन्होंने जानकारी नहीं दी। जिस दिन जी सर। बुलाया मीटिंग थी उस दिन, मतलब जिस दिन हियरिंग थी उस दिन आपका पीआईओ और एफएओ नहीं आया। ठीक है, आप भर नहीं गए आया, मैं गया और था। आप गए, आप पता चला कि आपकी फिर से वो पोस्टपोन हो गई है ना? नहीं सर, हेयरिंग हुई हाँ। थी तो 20 जुलाई को। अच्छा, 20 हियरिंग हुई। जुलाई को हेयरिंग अच्छा, हुई, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई आदेश पारित नहीं हुआ। आदेश पारित नहीं, ठीक है ना? अब आप एक काम कर दो ना, एक आरटीआई लगा जी। करके उनसे पूछ लो कि इस में जो हियरिंग हुई है 20 जुलाई को, इसके आदेश की कॉपी हमें दे दीजिए। कभी कभी होता है वो आपको नहीं भेजे होंगे। ठीक है। हाँ, बस सीधा सा है। अभी क्या करेंगे, अभी कॉपी कभी कभी नहीं भेजते हैं, या उनको भूल गया या कुछ ऐसा चल रहा होगा, तो आप एक आरटीआई लगा करके आप कॉपी ले लो उसकी। ठीक है सर। हाँ जी। आगे बढ़िए कार्यक्रम में, और बहुत सारे लोग। प्रदीप सिंह, बताइए। प्रदीप सिंह जी, गोरखपुर से। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। एक जानकारी ये चाहिए, मेरा 17 फरवरी को एक डेट लगा है, वो कुछ करप्शन से संबंधित था गांव में शौचालय से, और वो 2018 से सर आयोग में चल रहा है। यस 8 में था, वो अब कन्वर्ट होके यस 4 में आ गया है। 17 को पहली हियरिंग है वहां पे। और पिछली बार के आयुक्त महोदय के आदेश के बावजूद भी उन लोगों ने जो है आधी अधूरी सूचना दिया था, उसको उन्होंने नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी भी वो सूचना नहीं दिए हैं। और उसमें भ्रष्टाचार इतना है जिसको लाग लपेट करके केवल 36,000 की रिकवरी उसी प्रकरण में हो भी गया है। क्या बोलते हैं, डीपीआरओ ने कराया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यस 4 में यस 8 से जो मेरा केस ट्रांसफर हुआ है, तो 17 फरवरी है, तो आज कल में क्या मुझे कोई आवेदन लिख के यस 4 में भेज देना चाहिए क्या सर? क्या लिख के भेजूं, मतलब जो उन्होंने नहीं, सूचना नहीं दी? पहले ये बताइए, एसेट में आपकी सुनवाई चल रही थी जी। एसेट किस आयुक्त का था? कोई आयुक्त रहे यस होंगे। जो माननीय, ये उत्तर प्रदेश का केस है, माननीय मैं समझ चंद्रदास गया, पांडे जी मैं थे। समझ गया। जी। हाँ, कोई और थे वो ऐसे। रिटायर हो गए। और यहाँ पे अपने ही आरटीआई जो एक्टिविस्ट है उन लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पर करप्शन हर कोर्टों में बढ़ गए हैं, तो ट्रांसफर कर दिए जाए, मतलब मंडल बदल दिए जाए। तो आपका अब बदल इस गया। पर अब आपका S4 में चला गया।
यस 4 में पहली हियरिंग हमारी 17 फरवरी को है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि ये हियरिंग आपकी S4 में ना हो? नहीं, यस 4 में ही हो, हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो यस 8 में आदेश दिया था और वो आधा अधूरा सूचना के संशोधन में नया सूचना उन्होंने नहीं दिया है, क्या बोलते हैं जन सूचना अधिकारी ने, PIO ने, तो क्या इसकी जानकारी मुझे लिख के यस 17 तारीख को से पहले दे देना चाहिए क्या बिल्कुल, यस 4 में? ये मतलब बिल्कुल, बिल्कुल आपको दे देना चाहिए। S8 में क्या आदेश हुआ था उस समय, कितनी सुनवाइयां हुई थी, क्या निर्देश आयुक्त ने PIO को दिए थे, वो सारी चीजें आप लिपिबद्ध करते हुए सुनवाई के दिनांक जब आप उपस्थित हों तो वहां दे दें हाथों हाथ, या उनको बता दें, या उसके पहले भी आप उनको लिख करके भेज दें कि भाई ये मतलब ये महोदय ये चीजों की पहले इसमें सुनवाई हो चुकी है, जब पहले आयुक्त थे रिटायर होने के पहले, और ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं, तो कृपया अपने आगे के आदेश में इन बिंदुओं को आप उसको मतलब उसमें जोड़ें, ये आवश्यक है, आप बिल्कुल कर दें। हाँ जी, ठीक है सर, यही मुझे पूछना था, क्योंकि कुछ 2-3 बिंदु हैं जो शौचालय में उन्होंने पैसा खर्च किया है लाखों लाख, और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड उसके नहीं है, मौखिक रूप से नहीं, बोल रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, जो भ्रष्टाचार किया हुआ है वो जानता जी। है कि आयोग मेरे ऊपर क्या करेगा, अधिकतम 25,000 रुपए की फाइन लगाएगा, मैक्सिमम 25,000 रुपए की फाइन, ठीक है। जी। अब एक सचिव स्तर का रोजगार सहायक या सचिव स्तर का सेक्रेटरी जो पंचायत का, उसका कितना वो होता है, वो क्या बनेगा, वो CO तो बनेगा नहीं, है ना, ज्यादा नहीं, जी, सेक्रेटरी से वो PCO बन जाएगा, पंचायत कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर बनेगा, उसको उसकी नहीं पड़ी जी, हुई है, और वो भी बन जाएगा, चाहे उसके जी, सेवा पुस्तिका में 25,000 रुपए जुर्माना दर्ज हो जाए, फिर भी वो 25,000, 50,000, 1 लाख 2 लाख दे करके वो बन जाएगा, PCO भी बन जाएगा। तो उनको जी, इस जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इस बात से उनको फर्क पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ है वो जानकारी यदि आपको दे देंगे तो आप उसकी कंप्लेन करके लोकायुक्त EOW या कहीं से जांच करवा देंगे, जांच करवाने के बाद उनको जेल करवा देंगे, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो उससे फर्क पड़ेगा, इसलिए वो जानकारी नहीं देते। ये बहुत बड़ा इशू है आपने जो बताया, ये हर जगह चल रहा है, आपके स्टेट में चल रहा है, हमारे स्टेट में चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है स्वयं, मतलब जो हमने RTI लगाई हुई है उसमें अभी तक 4-5 तो साल से सर क्या ये जानकारी नहीं मिली। 25,000 का अर्थदंड अगर लगा देंगे, 25,000 हम्म, का अर्थदंड, तो उसके बाद क्या फाइल क्लोज कर देंगे कि जब तक सूचना नहीं मिलेगा तब तक प्रोसीड करेंगे? देखिए सीधा सा फंडा ये है कि 25,000 देने के बाद, लगाने के बाद वो उसको कह देंगे कि आप जानकारी दे दो, फिर वो 25,000 के बाद वो चला जाएगा हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ जाएगा, या मान लीजिए चलो जमा भी कर दिया उसने अर्थदंड, फिर भी वो जानकारी नहीं देगा, धारा 18 की शिकायत करोगे, धारा 18 की जी, शिकायत में कह देंगे कि इसमें तो जानकारी दिलवाने का प्रावधान ही नहीं है, फिर जुर्माने की, जी, तो बोलेंगे कि साहब एक काम के लिए कितनी बार जुर्माना आप लगाओगे, एक बार तो जब लगवा चुके जुर्माना, दोबारा थोड़ी ना लगाओगे उसी के लिए, तो वो घूम फिर जी, करके गोल गोल ऐसे ही चलता रहेगा। अंत में आपको बेहतर ये होगा कि आप हाई कोर्ट ही चले जाना और वहां से ही मतलब करवा करके इसका सब दस्तावेज वगैरह जांच जब्त कराने के करवा लिए। करके जांच जी, करवाने के लिए आप जी, कह देना कि साहब ऐसा ऐसा ये सब है ना, ये बहुत इस तरह से गेम जी, चल रहा है। जी, जी, जी सर, ठीक है, हाँ धन्यवाद सर। शंकर गोयल जी बताइए। हेलो हेलो हाँ गैलेक्सी हेलो A30 से, हाँ A30s से बताइए, जी जी बोलिए। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। मेरे को बोल रहे हैं सर, नहीं, यार को बोल शंकर गोयल जी थोड़ा सा आपके साथी एक हैं गैलेक्सी A30s से कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ इनको कोई पहले बात सुन नहीं, लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ पहले आप अपना नाम बताइए, सर गैलेक्सी A30 और कहाँ से हैं, अपना परिचय दें। सर मैं हरियाणा से अनीश पाल बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा हेलो। बताइए, हाँ जी तो बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगते हैं, उसके बाद प्रथम अपील में जाते हैं सर, ठीक है, सूचना नहीं प्राप्त होती, क्या हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं सर सूचना के लिए, द्वितीय अपील में ना जाने की बजाय? क्योंकि नहीं ये सूचना, हाँ जी नहीं, अब आपने जो प्रश्न पूछा उसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट ये कहेगा कि आपने अपीली प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पहले जो एक लॉ बना होता है, RTI एक्ट का कानून क्या है, आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद जानकारी नहीं मिलेगी या गलत जानकारी मिली तो आप प्रथम अपील करेंगे, प्रथम अपील में भी समाधान नहीं हुआ तो आप द्वितीय अपील करेंगे, ठीक है। इस बीच आप धारा 18 की शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करने के बाद यदि आप देखिए, आप जब द्वितीय अपील किए आयोग में और वहां पे आपको जानकारी नहीं मिली, 45 डेज तक इंतजार करिए, चलिए 90 डेज तक इंतजार करिए, एक आध रिमाइंडर आप आयोग को लगा दीजिए, लीगल नोटिस भेज दीजिए, शीघ्र सुनवाई के लिए बोल दीजिए कि भाई 45 दिन में सुनवाई होनी चाहिए। कर्नाटका और कलकत्ता
हाई कोर्ट का कहना है कि 45 दिन में सुनवाई हो जानी चाहिए और आपने नहीं किया है, कृपया जल्दी सुनवाई कर दें, आवश्यक है। भ्रष्टाचार का मामला है, हमारे जीवन स्वतंत्र जो भी जुड़ा, इस तरह से आप उनको बोल दें। नहीं करते हैं तब फिर आप अगले 1 महीने के अंदर या जब भी आप उचित समझें तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब तक आप द्वितीय अपील नहीं करते हैं तब तक आप हाई कोर्ट ना जाएं, क्योंकि वहां भी आप पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, वहां से वो सीधे आपको वापस भेज देंगे, बोल देंगे कि आपने अभी अपीली प्रक्रिया का पालन नहीं किया है ना। हाँ जी सर, मेरी बात ये थी क्योंकि मेरे खिलाफ कोई एक पक्षीय मामला कर दिया कोर्ट ने सर, ठीक है, कोर्ट का मैटर है सर, ये जीवन की सत्ता से जुड़ा हुआ है मेरे, तो वो सूचना नहीं दे रहे मेरे को सर, तो इसके लिए मेरे को 90 दिन का टाइम है अपने एक्सपायरिटी की तो ढुकाने का सर, ठीक है जी। तो 90 दिन का टाइम होता है सर, इसमें क्या होता है, यदि मैं इसमें जाता हूँ उसमें साल का टाइम लग जाएगा सर राज्य आयोग में पहुंचने का, तो इतना मेरा वो कोर्ट में मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा सर। फिर तो मैं आपने कहा जीवन और स्वतंत्रता धारा 7 का मामला है, तो मामला क्या है, आपके विरुद्ध FIR हुई है क्या? नहीं, मेरे मैजिस्ट्रेट ने मेरे खिलाफ फैसला कर दिया है, ठीक है जी, गलत तरीके से किया है सर, वो मैंने RTC लगा रखी थी लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी। अब मैं आज सोचता हूँ यदि मैं सेकंड अपील में जाता हूँ राज्य आयोग लखनऊ में जाता नहीं, तो वहां पे सर एक मिनट भाई, जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला कैसा, मतलब मजिस्ट्रेट ने आपके विरुद्ध निर्णय दे दिया है? हाँ जी, तो ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं वो दोषी पाया होगा कोई प्रोसीजर के तहत, तो नहीं सर, दोषी नहीं पाया, वो सिविल नेचर का मामला है सर, ठीक है जी। उसने मेरे खिलाफ, मेरे हाई कोर्ट से आदेश था, वो मेरे तथ्यों को छुपा लिया उन्होंने, जो वहां पे बाबू रीडर होते हैं उन्होंने मेरे तथ्यों को छुपा लिया सर। अब आप सुनिए, मैं बताता हूँ, आप इन समस्त प्रोसेस में आप वो जो प्रक्रिया है उसी का पालन करेंगे। यदि मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया है तो उसके जो आगे की अपीलेट अथॉरिटी है ना, जो आगे की कोर्ट है, आप वहां पर उसको अपील करेंगे और तो जाएंगे, उसका उसी तरह से उसका समाधान होगा। अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं स्किप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कई बार लोग करते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके जो हाई कोर्ट है वो हमें वापस नीचे ही भेज देती है, वो ये भेज देती है, हाँ, वहां पे जिरह होती है, दूसरे पक्ष का वकील बोलेगा कि साहब इनके पास तो ये पॉसिबिलिटी उपलब्ध थी, ये तो यहाँ जा सकते थे, ये तो यहाँ पे गए नहीं है ना, कलेक्टर के बाद ये कमिश्नर जा सकते थे, या मजिस्ट्रेट के बाद ये तो ADJ जा सकते थे, लेकिन ये तो सीधे हाई कोर्ट में आ गए हैं, तो बोलेंगे पहले आप ADJ में जाइए। इस तरह से ये हो जाता है ना। तो आप थोड़ा सा एक वकील से किसी वकील से आप इस मामले में संपर्क में कर लो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन होता छोटा सा सर, ये मैं CIC में मेरी एक द्वितीय अपील की सुनवाई थी सर, हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, CIC में मेरी द्वितीय अपील की सुनवाई थी सर, उससे पहले 2018 में CIC ने एक निर्णय दिया था, ठीक है जी। तो मेरी सूचना में वंजना साहब मैडम ने मेरी हेयरिंग की थी सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए। वंजना साहब ने, उसने व्यक्तिगत सूचना ना देकर मेरे को व्यक्तिगत सूचना बता दी गई थी, और खुद की 2018 में ये निर्णय दिया था CIC ने खुद सर, कि भी ये व्यक्तिगत सूचना नहीं है किसी और मैटर को लेकर, तो मेरे को जो मेरी जो सूचना उसमें लिख दिया था ये थर्ड पार्टी से संबंधित है, तो मैंने मुख्य आयुक्त को पत्र लिखा है और उसका निर्णय दिया, 2018 में ये निर्णय दिया गया था CIC के द्वारा सर, इसकी मैंने ऑर्डर भी भेजा उनके पास। अब क्या करना चाहिए मेरे को? मुख्य आयुक्त को मैंने YK सिन्हा है उनको लिख भेजा हुआ पत्र सर, समझे सर मेरी बात को? हेलो, हाँ, आपने जानकारी मांगी, जानकारी इन्होंने बता दी कि व्यक्तिगत जानकारी है, नहीं दी आपकी जानकारी, ठीक है, और आपने एक आदेश दिया जिसमें ये बताया कि पहले इस तरह से जानकारी दिलवाई गई थी, है ना, CIC के द्वारा, ठीक है। तो क्या आपका मामला अभी आयोग में चल रहा है अपील में? नहीं सर, मेरी द्वितीय अपील तो हो चुकी है, पर लेकिन अब मैंने पत्र इसको मुख्य आयुक्त को लिखा ना सर। नहीं तो ठीक है ना, तो मुख्य आयुक्त की सुनवाई में क्या निर्णय आया फिर आपने जब लिखा? तो अभी मेरा 2 महीने हो गया सर, रिमाइंडर पत्र भी डाला मैंने मुख्य आयुक्त को सर, अभी कुछ नहीं आया वहां से, कोई लेटर नहीं आया सर मेरा। हाँ तो ठीक है ना, अब उस सुनवाई का आप इंतजार करिए, जब सुनवाई होगी तो आप अपना पक्ष यही वाला रख दीजिएगा कि साहब ये देखिए, इसमें जो इस तरह की जानकारी पहले दिलवाई गई है, ये तो व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, और अब मैं जब ये जानकारी मांग रहा हूँ तो इसको व्यक्तिगत बताया जा रहा है, तो ये तो आप ही के आदेश के विरुद्ध में है ना। तो ये इस तरह से आप, वीरेंद्र जी आपको कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं इनको जवाब दे दूं इस बात का? हाँ बिल्कुल दे दें। देखिए, जो 81J के जो मामले होते हैं ना, 81J में
सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें के मुताबिक अलग अलग आयोग का उसमें अलग अलग निर्णय हो सकता है। एक्चुअली उन्होंने एक टेस्ट बताई है, दैट टेस्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। तो अलग अलग केस में आयोग अलग अलग निर्णय दे सकते हैं कि अमुक जानकारी पब्लिक की जाए या ना की जाए। द टेस्ट क्या है कि यदि पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो सूचना दे दी जाए, यदि प्राइवेट इंटरेस्ट यदि है तो वो सूचना ना दी जाए। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है ये कहीं पर डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल का जो 2019 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने काफी डिटेल में इसको इलेबोरेट किया हुआ है। और जो आमतौर पे हम ये मान सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ये होता है कि पारदर्शिता, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। प्राइवेट इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। प्राइवेट इंटरेस्ट एक होता है अप्लीकेंट का, एक होता है थर्ड पार्टी का। अप्लीकेंट का प्राइवेट इंटरेस्ट ये होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना, किसी से बदला लेने की भावना, मैलिशियस इंटेंशन, ये जो चीज है ये सब प्राइवेट इंटरेस्ट है। थर्ड पार्टी का जो प्राइवेट इंटरेस्ट होता है दैट इज राइट टू प्राइवेसी। तो यदि उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट इंटरेस्ट को नुकसान ज्यादा है तो आयोग ये निर्णय ले सकता है कि ऐसे मामले में अमुक सूचना ना दी जाए। तो अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय हो सकते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट है या प्राइवेट इंटरेस्ट है तो इसमें जो टेस्ट है इसके लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ये है कि 6(2) में हालांकि ये लिखा है कि कहीं पर भी अमुक सूचना क्यों चाहिए ये कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 8(1)D, E and J these operate as exceptions to 6(2). तो यदि क्योंकि इसकी आधिकारिक रूप में मांग नहीं की जा सकती है हेलो तो 8(1)D, 8(1)E और 8(1)J के जो मामले हैं उसमें यदि पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया जाए तो वो सूचना आपको मिल सकती है। और यदि वो चाहे आप एप्लीकेशन में लिखे, चाहे आप फर्स्ट एपेलेट स्टेज पर साबित करें, चाहे आप सेकंड एपेलेट स्टेज पर करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पब्लिक इंटरेस्ट क्या है ये आपको जरूर बताना पड़ेगा। और वो यदि आप साबित नहीं कर पाए तो सेम सूचना के लिए आयोग अलग अलग तरह के निर्णय ले सकता है, क्योंकि बर्डन पूरा के पूरा ऐसे मामलों में अप्लीकेंट पर ही होता है। तो ये आपको हाँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो जानकारी चाह रहे हैं नहीं सर, मैंने नहीं शिवानंद सर जी, मैंने जो सेम जानकारी थी उन्होंने कर्मचारी की उपस्थिति प्रमाण पत्र मांगी थी, जो हाजिरी रजिस्टर होता है सर, वही मैंने मांगी थी। अब ये नहीं वो ठीक है, लेकिन आप उस कर्मचारी की जो जानकारी है क्यों मांग रहे हैं आपको ये बताना पड़ेगा। वीरेंद्र जी ने जो आपको बताया वो ये बताया कि आपको मतलब भाई हम उस कर्मचारी का कुछ नुकसान चाह रहे हैं या हमारी उसके कुछ खुन्नस है तो बदला लेने के भाव से, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। आपको वहां पे ये बताना पड़ेगा कि हम इनकी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये अमुक दिन को उपस्थित नहीं थे और इनके उपस्थित रजिस्टर में हाजिरी डाली हुई है और ये यहाँ पर थे। तो ऐसा कुछ आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे पब्लिक टैक्स की मनी से पेमेंट पा रहे हैं और ये कहीं दूसरी जगह थे, अपने प्राइवेट काम में थे। तो कुछ आपको उसमें पब्लिक इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। आप ये समझ गए ना बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। थैंक यू। हमारे बीच में आप शिवानंद जी, मेरा एक प्रश्न था जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा महेंद्र गुप्ता जी, नहीं महेंद्र गुप्ता जी आप अपनी बात पूछिए और आत्मदीप जी भी हमारे बीच में है, आप उनसे पूछिए, वापस जुड़ गए हैं, पूछिए। हेलो शिवानंद सर। हाँ अशोक कुमार जायसवाल जी, हम ये चाह रहे थे कि आप लोग एक एक करके ही बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम क्या सिद्ध करें क्या सिद्ध नहीं करें, हमें कारण बताना भी जरूरी नहीं है। जैसा अभी बताया है, मैंने एक चीज अभी डीओपीटी की आई थी 16 मार्च 2016 को, या ऐसे कुछ तारीख था 3 मार्च 2016 में डीओपीटी ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ था जिसमें उन्होंने ये आदेश दिया है, प्रथम मतलब हम लोगों का आवेदन और अपील जवाब, हम लोगों का आवेदन और रिप्लाई पीआईओ का, ये जो है वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। अगर हम अपने आवेदन में उस आदेश का हवाला देकर ये लिख देते हैं कि इस आदेश का पालन करते हुए मेरी सूचना, मेरी आवेदन और रिप्लाई को वेबसाइट पे डालकर मुझे सूचित किया जाए, तो हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये कारण बताना दुनिया भर की सब फेल हो जाएगा वहां पे। क्योंकि जब वेबसाइट पे सूचना लोड करेंगे तो वो सारी चीजें सत्यता में लोड करेंगे, फिर वो कहीं गुमराह नहीं कर पाएंगे। ना तो हमें ये दुनिया भर की चीजें सिद्ध करनी होगी, ना तो हमें कुछ करना होगा। इस बात पर हम थोड़ा सा माननीय आत्मदीप सर से भी जानना चाहेंगे। सर थोड़ा सा इसमें आप डाउट क्लियर कर दें। आप तो सूचना आयुक्त रहे हैं, लोगों के उपस्थित रजिस्टर वगैरह क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? इसमें क्या दिक्कत हो सकती है?
बिल्कुल, ये लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है किसी भी कर्मचारी की राष्ट्रीय कार्यालय में उपस्थित, तो ये दी जानी चाहिए और हमने बिना कोई औचित्य पूछे ये कई लोगों की जानकारी दी। लेकिन फिर भी माननीय शिवानंद जी का एक कहना बेहतर है कि किसी भी तरह की डिनायल की संभावना से बचने के लिए आप कोई लोकहित या लोक क्रियाकलाप का प्रयोजन भी इसके साथ जोड़ दें जानकारी मांगने के साथ, तो आपका पक्ष ज्यादा मजबूत। वैसे अनिवार्य नहीं है इस मामले में उपस्थिति के मामले में, लेकिन क्या लोकहित निहित है जानकारी ले रहे हैं वो स्पष्ट कर दें तो आपका ही आवेदक का ही पक्ष मजबूत होगा, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आवेदक सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी मांगता है तो उसकी किसी उद्देश्य से मांगता है, उसको किसी गड़बड़ी की अनियमितता की का संदेह है तो उस संदेह के निवारण के लिए भी वो मांग सकता है, तो संदेह भी आप व्यक्त कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। महेंद्र गुप्ता जी पूछिए आप अपना प्रश्न शॉर्ट में। हाँ, शंकर लाल गोयल जी प्लीज। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। शिवानंद जी, मेरा प्रश्न ये था, मैंने एक तो आयोग में मैंने लगाई थी, शिवानंद जी उसका डिसीजन हो गया था, लेकिन वो गोल गोल घुमा रहे हैं। नगर परिषद के आयुक्त है जो लोग सूचना अधिकारी, वो मतलब सूचना कोई रजिस्टर की दे रहे हैं, कोई और दे रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि जिस प्रारूप में मैंने सूचना मांगी थी उसी प्रारूप में आपको सूचना देने के लिए आप बात थी। मैंने कल भी फोन पे उनसे बात करी थी, परसों मुझे सूचना दी थी, मैंने शुक्रवार को दी थी, पहले रोज नहीं परसों ही दी थी। तो नहीं ठीक है। हाँ, आपने एक बात कही यहाँ पर, आपने कहा कि हमने जिस प्रारूप में सूचना मांगी थी लोक सूचना अधिकारी उस प्रारूप में सूचना देने के लिए बाध्य है, आपने एक ये बात कही, ये आप कैसे कह सकते हैं? जी सर। नहीं देखिए नहीं देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं शंकर लाल जी। हमारा डिसीजन ये है कि कार्यालय में सूचना जिस प्रारूप में उपलब्ध होगी लोक सूचना अधिकारी आपको वो दे देगा, उसको अलग से रिक्रिएशन करने का, उसको क्रिएशन करने का, रिक्रिएशन करने का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो पुनः अपने से निर्माण करके आपको देगा। वो अलग बात है कि आपने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी है तो एक पत्र वो तैयार करेगा, बिंदुवार कहेगा कि बिंदु क्रमांक की ये जानकारी पन्ने यहाँ से यहाँ तक संलग्न है, इस तरह की है। बिंदु क्रमांक 2 की जानकारी पन्ने यहाँ से यहाँ तक है, ये संलग्न है, ऐसे वो लिख सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब जो जानकारी हम चाह रहे हैं और हम कहें कि विधानसभा की तरह हम जानकारी उनसे मांग लें कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये बताएं वो बताएं, ये सारी चीजें। तो मैंने प्रश्न नहीं किया, प्रश्न नहीं किया, प्रश्नवाचक सूचना मैंने नहीं मांगी है। नहीं, लेकिन प्रारूप भी हम अपनी तरफ से नहीं मांग सकते। मैंने मांगा है, मेरी बात सुनो, एक कॉलोनी का पूरा घोटाला है, उस घोटाले में 133 प्लॉट है। मैंने कहा 1 नंबर प्लॉट किसका है, नाम पता बताइए, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर क्या है, तो ये मैंने जानकारी चाहिए। उन्होंने मुझे एक रजिस्टर की कॉपी दी है कि भाई ये आधार बज रहे हैं। हाँ, तो वो मतलब वो मैंने इस तरह से सूचना मांगी थी और जो उन्होंने देने का कहा है कि मैं दूंगा उसको आधार पे। सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास रूलिंग है, जो आप जो कह रहे हैं ना इस विषय में आप जो कह रहे हैं ये बात गलत है। सुनो मेरी बात सुन लो, मैं आपसे कोई प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि जिस प्रारूप में मांगेंगे उस प्रारूप में नहीं देंगे, ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मेरे पास है। नहीं, इस विषय पर एक मिनट इस विषय पर हम सिर्फ आत्मदीप सर हमारे बीच में है, वो मार्गदर्शन करेंगे कि हमें कौन सी सूचना मांगनी चाहिए और कैसे मिलेगी। सर बताएं थोड़ा सा। देखिए, इस मामले में थोड़ा सा प्ररूप और प्रारूप इसका अंतर समझने की जरूरत है। धारा 7 की उपधारा 9 में ये प्रावधान है कि किसी भी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में, प्ररूप है प्रारूप नहीं है, प्ररूप यानी फॉर्म, प्रारूप हो गया फॉर्मेट। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बारीक अंतर है, इसको समझना चाहिए। तो जिस फॉर्म में मांगी है,
जिस जी रूप सर। में उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जी सर, राइट राइट सर। जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि साथ में शर्त भी है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को गैर आनुपातिक रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण। जी सर, जी सर। यानी उसमें सर हमने जिस रूप में मांगी है उस रूप में देने में अगर लोक सूचना अधिकारी कार्यालय के संसाधनों का स्रोतों का गैर आनुपातिक रूप से वो प्रभावित होते हैं, यानी बहुत ज्यादा उनको उसमें मेहनत, समय, खर्च वो सब जाया करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वो मना भी कर सकते हैं। या नहीं सर, जैसे हमारे सामने भी ऐसे हाँ केस जी, आए इसमें कि जी आत्मदीप सर ने मामला बहुत सर अच्छे से करप्शन एक्सप्लेन का किया। मैं है। इसको और थोड़ा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोयल जी आप सुन लीजिए प्लीज। आत्मदीप सर ने जो बोला, देखिए प्ररूप और प्रारूप का जो फर्क उन्होंने समझाया, ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जी में सर। प्ररूप भी फॉर्म होता है, प्रारूप भी फॉर्म होता है। जी लेकिन क्या सर। होता है, कई बार जैसे लोग एक टेबल बना के लेके जाते हैं कि जी मुझे सर। ये रोज कॉलम्स है और ये फिल इन द ब्लैंक्स करके आप ये मेरा टेबल भर के दीजिए। नाउ दैट अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जी सर, जी ये सर। ठीक है, जो प्रारूप है। अब जो 7 में जो प्रारूप कहा है कि जिस फॉर्म में मांगी गई है, तो फॉर्म का अर्थ क्या है? फॉर्म का अर्थ ये है कि फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी, निरीक्षण है तो निरीक्षण, और यदि सॉफ्ट कॉपी है तो ठीक सॉफ्ट है, कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी है जी तो सर, हार्ड जी। कॉपी, इस तरह का है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन में ये कहा है कि जो कंप्यूटर पर है वो भी जी इन्फॉर्मेशन सर, है। जी। तो सॉफ्ट कॉपी दिया जा सकता है, हार्ड कॉपी का हार्ड कॉपी भी दिया जी जा सर, सकता जी है, सर। सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी भी दिया जा जी सकता है। सर, जी लेकिन सर। आप बोलो कि हार्ड कॉपी की मुझे सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके नहीं, 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 दीजिए, नहीं, नाउ नहीं। दैट आप अमाउंट्स राइट टू हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। आप राइट। जी सर, दूसरी जी बात सर, और जी एक सर। चीज है, जी सर। कि जी सर, आपने बोलिए। मांगा, जैसे आपने मांगा फोटोकॉपी, लेकिन वो आपको बुलाता है निरीक्षण के लिए। तो ये जी प्रारूप हो सर। गया कि उसने जो सूचना का जो प्रारूप है वो चेंज कर दिया। तो वो यदि जी सर। इफ इट डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द एसेट्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, तो ऐसे मामले में वो दूसरे फॉर्म में वो दे सकता है। मतलब वो इनकार नहीं है, 7/9 में वो ये नहीं कर रहा कि इनकार कर रहा है, केवल उसका एक फॉर्म वो बदल रहा है। तो ये जी जो सर। फॉर्म इंग्लिश में चूंकि दोनों फॉर्म होता है, इसलिए अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन प्रारूप और हाँ। प्रारूप हिंदी ट्रांसलेशन यदि आप देखेंगे एक्ट का, तो उसमें बहुत जी सर। क्लियरली है कि प्रारूप अलग है, प्रारूप अलग है। तो 7/9 में जो है वो जो अर्थ है प्रारूप का, उसमें ये केवल हम ये अर्थ लगाना चाहिए कि निरीक्षण है तो निरीक्षण, हार्ड कॉपी है तो या फोटो कॉपी है तो फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी। और यदि वो चेंज करता है कि आपने कोई फॉर्म में मांगी, वो कोई दूसरे फॉर्म में दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो यदि अत्यधिक सूचना है या कोई डिसप्रोपोर्शनेटली जैसे गैर अनुपातिक स्रोतों का इसमें व्यय हो सकता है, तो ऐसे मामले में वो कर सकता है। लेकिन आप किसी पीआई को आप इस बात के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो नई सूचना क्रिएट करे कि मेरा एक टेबल है, मेरा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये रोज कॉलम्स है, क्योंकि दैट अमाउंट्स टू एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस ड्राइंग, कंक्लूजन, ये सब करने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। ना ही वो किसी चीज पर जी सर, कमेंट जी कर सर। सकता है कि वो कानूनन सही है या गलत। फाइन हो, चीफ सेक्रेटरी के फाइन हो, भाई कोई एग्रीड है, हमारा काम है ट्रांसपेरेंसी लाना। यदि एग्रीड है तो कोर्ट में जाए, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना ये या विधिक एडवाइस देना, ये लोक सूचना अधिकारी से अभिप्रेत नहीं है। थैंक यू। जी सर, जी सर। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नीलेश जैन जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। नीलेश जैन जी अपनी बात पूछिए। और हाँ जी सर, मेरा प्रश्न है हाँ आत्मदीप सर से आपका प्रश्न है जी, बिल्कुल। आत्मदीप सर से है। हाँ। आत्मदीप सर नमस्कार। मेरे 2 छोटे-छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि किसी शासकीय कर्मचारी का नाम क्या एड 1J में आएगा, जबकि ये 4(1)B के तहत ये ऑब्लिगेशन है कि उनके नाम और उससे संबंधित सूचनाएं वेबसाइट में रखी जाएं। आत्मदीप सर, थोड़ा प्रश्न को क्लियर करें आप, एग्जैक्ट क्या जानते हैं, टू द पॉइंट। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे हम कभी जानकारी मांगते हैं और उसमें किसी शासकीय कर्मचारी का नाम आता है, नाम को लेकर एड 1J के अंतर्गत ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बोल के डिनाई कर दिया जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या उसका नाम भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। अधिकतर केसों में सर ऐसा हो रहा है नामजद कि जानकारी लोक सेवक की मांगी जा सकती है, जैसे किसी लोक सेवक की इस आधार, जिन दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हुई, उससे संबंधित दस्तावेज, तो उसमें आपको उसका नाम, पदनाम दोनों लिखने होंगे, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट ये दिए जाए, इसमें कोई प्राइवेसी का मामला नहीं है। जैसे सर हमने जानकारी मांगी कि धारा 11 को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और 8(1J भी उसके साथ में जोड़ के पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट जिनको माना जाता है लोक सेवक से संबंधित जानकारी, वो सब भी थर्ड पार्टी में आएगी।
सर ये दूसरा ठीक दूसरा नहीं। प्रश्न मेरा ये है कि पब्लिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो रिकॉर्ड रहते हैं कि वो रिकॉर्ड से एक व्यापक हित में, जनहित में है और उसे वो मिसिंग फाइल बोल देते हैं। तो मिसिंग फाइल से संबंधित और उसके रिक्रिएशन से संबंधित कोई ऐसा है, जबकि इसके संबंध में कुछ ऐसे निर्णय आ चुके हैं जबकि रिक्रिएशन के ऑर्डर हुए हैं, तो क्या हम उनसे रिक्रिएशन की मांग कर सकते हैं अगर वो जनहित में है वो दस्तावेज? बिल्कुल। देखिए, हम जब सूचना आयुक्त बने थे तो जो आप जैसे लोग पहले से सूचना के अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे थे आरटीआई लगाने का, हमने उन सब से विचार विमर्श किया, अलग-अलग राज्यों के हमारे जिनको हम जानते थे और पूछा कि आपको व्यवहार में क्या-क्या दिक्कतें आती है जानकारी प्राप्त। तो ये मोटे तौर पे बहुत लोगों ने बताया कि सब ये कह के सूचना देने से लोक सूचना अधिकारी मना कर देता है कि फाइल मिल नहीं रही है, मिसिंग है या खो गई है या नष्ट हो गई। तो ऐसे मामलों में फिर हमने ये शुरू किया कि ये फाइल जिस भी लोक सेवक की कस्टडी में थी, उसको संधारित करना, सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी। तो अगर उसकी कस्टडी में रहते हुए फाइल खो गई या गुम हो गई या मिस हो गई है, तो ये इसकी जिम्मेदारी उसी लोक सूचना अधिकारी पे आयद होती है। इसलिए उसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाए कि ये इसकी कस्टडी में थी, इसकी सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसकी लापरवाही से खो गई और एफआईआर की कॉपी आयोग के सामने पेश। ये आदेश देना जब से शुरू किया तब से हमारी कोर्ट में तो ये फाइल मिसिंग और खो गई है, जल गई है, उसका नष्ट हो गई, उसका बहाना आना ही बंद हो गया। और अगर विनिष्टीकरण भी वो कहता है कि ये नष्ट कर दी गई है पुरानी जानकारी होने से, तो भी हम ये आदेश देते थे कि आप ये बताइए कि क्या किस विभागीय प्रक्रिया के तहत जानकारी नष्ट की गई। उसमें पूरी एक प्रोसेस है पुरानी जानकारी रिकॉर्ड नष्ट करने का कि आप ऊपर के अधिकारियों से अनुमति लेंगे, पूरी सूची बनेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर उसको जलाने की प्रक्रिया होगी, फिर उसकी रिपोर्ट होगी कि ये इस प्रकार से नष्ट किए गए। वो सारी डिटेल मांगते थे, तो उसमें जो झूठ बोलते थे उनके पोल खुल जाती। तो सर जैसे द्वितीय हियरिंग में अभी मेरा पेंडिंग है 22 तारीख को, तो मैं क्या मांग कर सकता हूँ कि उस दस्तावेज को? बिल्कुल, रिक्रिएशन का प्रावधान है और हमने ये कराया है। ये हमने पहले भी बताया, एक दतिया जिले की महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक थी, उसकी सर्विस बुक जान करके खो दी गई, जान करके गुम कर दी गई, ऐसा हमको दूसरे सूत्रों से मालूम पड़ा। वो केस हमारे सामने है, तो हमने उसमें रिक्रिएशन का आदेश दिया कि इसकी वापस, क्योंकि एक ही जगह सारे जी, इसमें मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जो आत्मनिक समय जो तो उसकी फाइल दोबारा से डुप्लीकेट बनाई जाए। और ये तो सरकार में भी नियम है कि किसी खो जाती है सर्विस बुक या सेवा संबंधित कोई भी फाइल, तो उसकी नए सिरे से डुप्लीकेट फाइल बनाई जाए। तो इसमें सर मैं जी यस, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जैन साहब, जो आत्मदीप साहब ने बताया मैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं और केवल एफआईआर करना ही कई बार सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि कई बार पीआईओ की टेंडेंसी बन जाती है, हर डॉक्यूमेंट में बहाना बना देते हैं कि ये हो जाए, फिर एफआईआर में काफी टाइम लग जाता है और नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सूचना आयोग ने उत्तराखंड में एक निर्णय ऐसा भी दिया है कि उन्होंने कहा कि मियरली फाइलिंग एन एफआईआर इज नॉट सफिशिएंट। दूसरी बात, वो एफआईआर की डेट भी देखते हैं, क्या उसने एप्लीकेंट लगाई उसके बाद एफआईआर की गई या क्या ये चीज पहले से ही उनको मालूम थी और पहले एफआईआर की गई। क्योंकि यदि कोई करने के बाद, जैसे कि आरटीआई एप्लीकेशन लगने के बाद यदि कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय होता है तो न सिर्फ 20(2) में कार्रवाई हो सकती है, बल्कि इसमें आईपीसी 204 जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है वो भी उसमें लग सकता है और क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा ये कि जो रिकंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट आत्मदीप साहब ने अभी बताया, रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है उसका एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन होता कैसे है। डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस तो साहब ने बहुत अच्छे से बताई है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 है, उसके अलावा विनष्टीकरण नियमावली होती है, उसमें पहले लिस्ट बनाई जाती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है, फिर उसका जो भी तरीका है कि पेपर शेडर है या फिर जलाने का है या फिर जो कागज की लुगदी बनाना पानी में डाल के, या जो भी प्रक्रिया होती है वो की जाती है। रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ कि देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, देयर आर टू प्लेसेस, एक होता है सोर्स, एक होता है डेस्टिनेशन, मतलब सेंडर और रिसीवर। तो क्या होता है कि मान लो एक जगह से फाइल मान लो चली भी जाए तो भी क्या होता है कि रिसीवर के पास या सेंडर के पास मतलब जो दूसरा सोर्स है उसके पास कॉपी जरूर रहती है। उसके अलावा देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कि उसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ पे गई है। तो जहां जहां पर प्रतिलिपि गई है वहां से भी वो डॉक्यूमेंट एकत्रित किया जा सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस इज वेरी टेडियस, लेकिन ये प्रक्रिया है कि जिसके तहत आयोग उसको फिर से ये करने का, बल्कि कुछ मामलों में मैंने देखा है कि यूपी में
जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1975, उसमें जब ये आरटी एक्ट नहीं था तो लोकायुक्त भी इस तरह से सर्विस बुक वगैरह की रिकंस्ट्रक्शन करवाते थे, ताकि जो रिटायर्ड लोग हैं उनका पेंशन बेनिफिट या इस तरह के मामले में कई बार यदि होता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट का इस तरह से किया जाता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बात और निवेदन करना चाहेंगे कि अगर किसी ने जानकारी मांगी और इस बारे में लोक सूचना अधिकारी फाइल को जाने की बहाना करता है तो उसमें सूचना आयोग से जरूर मांग करनी चाहिए कि ये जिसकी कस्टडी में थी उस लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया जाए। ये इतना प्रभावी तरीका है, इसका हमने खुद परिणाम देखा है कि लोक सेवक उसके खिलाफ नामजद एफआईआर होने से बहुत डरता है, क्योंकि जब भी उसकी क्रमोन्नति या पदोन्नति का अवसर आएगा उसके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं चल रही, विभागीय जांच है, ये सब देखा जाता है। तो उसके कैरियर में ये बहुत लाल निशान हो जाता है, रिमार्क, एडवर्स रिमार्क हो जाता है, उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज हो। तो इसलिए वो बहुत डरते हैं इस चीज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं, साजिद सलमानी जी हैं। साजिद सलमानी जी, आप कहाँ से? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना परिचय दीजिए और बात पूछिए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, कहाँ मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए स्वागत है आपका, पूछिए। सर, एक मामला जुड़ा है हमारे साथ। हमने एक आरटीआई लगाई थी एसएसपी दफ्तर में, पुलिस कप्तान के यहाँ। हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा, आप अपनी बात पूछिए। सर, हमने एक आरटीआई लगाई थी एसएसपी कार्यालय में। हमको लोकेशन चाहिए थे अपने मोबाइल नंबर की। कोई प्रकरण था, उसमें हमें अपनी लोकेशन दिखानी थी। तो सर, हमें यह जवाब आया है कि आप संबंधित कंपनी से, जो सेल्यूलर कंपनी है, उससे सूचना मांगिए। इंटरेस्टिंग। आत्मदीप सर, उनका भी कहना सही है, सेलुलर कंपनी भी दे सकती है, लेकिन पुलिस को तो देना चाहिए, मतलब। जी ये ठीक है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पेज पे इस बारे में एक जानकारी प्रकाशित की थी, जो कानूनी प्रावधान है कि CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, ये मोबाइल कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर किस किस को किन किन परिस्थितियों में दे सकता है, उन प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। खास तौर पे तो पुलिस या न्यायालय अपनी आवश्यकता पे किसी जांच के मामले में मांग करे तो कंपनियां उपलब्ध कराने के बाद ये व्यक्ति विशेष को उपलब्ध ये कंपनियां नहीं कराती उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग। इस तरह के 50 उदाहरण है और लोगों की शिकायत करने के बाद कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें लगता है इस बारे में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि कोई भी एप्लीकेंट अपनी मांगे और उसको दे दी जाए। पहले तो आप देखते थे बिल आता था प्रिंटेड BSNL का या किसी भी कंपनी का, तो पूरी कॉल डिटेल आपको बिल के साथ आती थी, कितने मिनट आपने किस किस नंबर पे कहाँ काम। अब बिल में वो डिटेल आना बंद हो गई है, तो ऑटोमेटिक आती थी। तो हमारे ख्याल से तो अभी पुलिस के या अदालत के माध्यम से ही उसकी मांग की जानी चाहिए। ठक्कर साहब इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं अगर कानूनी प्रावधान उनकी जानकारी। जी सर, मैं इसमें बताता हूँ जो एसएसपी के, देखिए जो सर एसएसपी कार्यालय के अधीन आता है सर्विलांस डिपार्टमेंट। हाँ जी जी जी, मैं उसी से संबंधित बता रहा हूँ साजिद साहब। देखिए जो आत्मदीप सर ने बताया, मैं उसको थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ, बीइंग ए कंप्यूटर इंजीनियर। इसमें क्या होता है कि देखो, कॉल डिटेल जो होते हैं, पहली बात तो है कि मोबाइल कंपनी को कोई भी चीज रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं होती है विदाउट से टेकिंग परमिशन फ्रॉम होम मिनिस्ट्री वगैरह। तो उनके पास जो डेटा होता है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है कि बिलिंग इन्फॉर्मेशन, कॉल कनेक्ट, कॉल डिस्कनेक्ट टाइम, कॉल ड्यूरेशन, और किसने किसको किया, मतलब सेंडर रिसीवर के टेलीफोन नंबर्स, केवल ये इन्फॉर्मेशन होती है। इसको हम बोलते हैं कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। तो ये जो डेटा होता है, ये कोई भी इस पर से मतलब क्या बातचीत हुई ये पता नहीं कर सकते, केवल ये पता कर सकते कि अमुक टाइम से अमुक टाइम तक इतने ड्यूरेशन तक बात हुई। और इस पर से ये जो मेटा डेटा है, इस पर से हम जो डेटा है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एक फेमस केस हुआ था, जैसे सलमान खान और ऐश्वर्या राय का, कि भाई इसने 42 टाइम्स उसको फोन किया। अब उसमें डेटा तो कुछ था नहीं, लेकिन मेटा डाटा था कि जैसे कॉल ड्यूरेशन है कि 5 सेकंड बात हुई,
क्या बात हुई होगी, हो सकता है उसने फोन लगाया होगा, उसने आवाज पहचान के फोन रख दिया होगा। तो ये जो मेटा डेटा है, इस पर से केवल हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये एविडेंस एक्ट में ये दिस कैन एक्ट एज एन एविडेंस, इसलिए लोग जनरली कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मांगते हैं। तो दूसरी बात क्या होता है कि एक लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, कि जो कितने टाइम तक वो रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो यदि आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो तुरंत उसकी डिमांड करनी चाहिए। यदि कुछ टाइम के बाद यदि आप मांगेंगे कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, और वो रिकॉर्ड यदि नष्ट हो चुका है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सर्वर से भी डिलीट होते रहता है और वो रखना उनके लिए जरूरी नहीं है, अनलेस देयर इज सम रिक्वायरमेंट। दूसरी बात ये कि सर पुलिस और कोर्ट के इसमें अलग अलग पावर है कि यदि मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर करा जाए तो नॉर्मली कंपनी जो है वो कंप्लाई करती है। पुलिस के ऑर्डर में जनरली वो डेटा इतने सर जल्दी या आसानी से सर बीच में रोकना चाहूंगा हाँ। सर। हाँ जी सर मैंने कॉल डिटेल नहीं मांगी सर, मैंने लोकेशन मांगी है जो सर्विलांस के पास रिकॉर्ड रहता है। एसएसपी कार्यालय के अंडर में सर्विलांस डिपार्टमेंट है। देखो लोकेशन भी देखो, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ मेटा डेटा, क्योंकि ये होता है कि देखो हर मोबाइल टावर में 2 अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। एक होता है होम विजिटर्स रजिस्टर, एक होता है जो होम लोकेशन रजिस्टर, एक होता है विजिटर्स। होम क्या है कि जो जनरली उस लोकेलिटी में लोग रहते हैं, तो उसका जो डेटा उनके पास होता है ये होम होता है। लेकिन हम पूरे इंडिया में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि जब आप एक टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट से या एक टेलीकॉम सर्कल से दूसरे टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट या दूसरे टेलीकॉम सर्कल या कोई एक फोन के सेल एरिया से दूसरे सेल एरिया में जाते हैं, तो वहां से आपको सर्विस मिलना शुरू हो जाती है और पिछले जगह से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो ये होता है कि जिससे लोकेशन को टेक्निकली ट्रेस किया जाता है। और ये जो ये भी डेटा उनके पास जरूरी नहीं कि वो हो। जैसा मैंने बताया कि आप यदि जल्दी उनसे मांग लो कि इसे विद इन फ्यू वीक्स या फ्यू डेज, तो आपको आसानी से मिल सकता है। अदरवाइज उनके लिए भी ये ट्रैक करना या उनके पास भी डेटा यदि मेंटेन ना हो तो फिर लीगली कोई ऐसा वो नहीं है कि वो करे। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि यदि कोर्ट से ऑर्डर हो जाए तो वो जल्दी आसानी से मिल सकता है। पुलिस स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे यदि करना है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, एंड दे मे और मे नॉट कॉम्प्लाई विद दोज अथॉरिटीज, क्योंकि हर एक के अलग अलग पावर्स होते हैं। और टैपिंग का या अपने सर्वर पर डेटा रखने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। इनफैक्ट उनके आप टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, उनका ये होता है कि केवल जो डेटा होता है जो यूजर का, जिसको ट्रैफिक बोलते हैं हम, डेटा ट्रैफिक, और साथ में उनका कंट्रोल ट्रैफिक होता है। तो जो कंट्रोल ट्रैफिक है वो डेटा वो रखते हैं कि कॉल कनेक्ट टाइम, डिस्कनेक्ट टाइम, ड्यूरेशन, लोकेशन, ये वो जो भी चीजें, बिलिंग इंफॉर्मेशन, प्रथम अपील में धारा जो बात ये प्राइवेट होती है, इसको रखने का पावर उनको नहीं होता। कह सकते हैं ना, इसको रखने का, इस डेटा को स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखने का मोबाइल कंपनी को पावर। एक बार नहीं, इनके पास ये अधिकार भी तो होगा प्रथम अपील में धारा 63 की मांग करें कि भाई लोक सूचना अधिकारी स्वयं ही संबंधित विभाग को प्रेरित करे। ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? वो हो सकता है, लेकिन देखो 6 दिन में पहली बात है वो मोबाइल कंपनी है ना, दे आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी। जैसे एयरटेल नहीं वो नहीं, भाई आजमा के देखो एक बार, प्रथम अपील में आजमा के तो देखो एक बार, प्रथम अपील में डालो। सर वो जो जवाब आया है वो प्रथम अपील के बाद ही आया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को सर वो जो जवाब आया है, सर जो जवाब आया है वो प्रथम अपील के बाद ही आया है मेरे पास। हाँ वो ठीक है, लेकिन पहले 30 दिन में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। वो ठीक है, लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी वो प्रथम अपील के बाद ही जवाब आया है मेरे पास। वीरेंद्र जी, अब ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि साजिद जी ने अपनी कॉल डिटेल की जानकारी मांगी, तो चलिए कॉल डिटेल इनका भले ना मिले कि किस व्यक्ति ने कितनी बात की, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग इनको ना मिले, लेकिन इनका ये तो मिल जाए ना कि उस समय किसने कॉल किया था। अच्छा, लोकेशन इन्होंने मांगा था, लोकेशन, तो लोकेशन क्या नहीं रहता क्या कंपनियों के पास? लोकेशन तो रहता होगा। उनके पास रहता है, डेफिनेटली रहता है। ये भी एक तरह का मेटा डेटा ही है, और लोकेशन भी उनके पास रह सकता है, क्योंकि विजिटर सर मैं रजिस्टर या जर्नलिस्ट हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ सर, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ अपने न्यूज़पेपर में। सर मुझे सारी जानकारी रहती है जब पुलिस विवेचना करती है वो कैसे सर्विलांस विभाग से अपराधी की लोकेशन निकालती है, तो सर मुझे सब जानकारी है। लेकिन सर मेरा किसी मामले में किसी ने नाम लिखवा देता रंजिश में, तो सर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोकेशन दिखानी थी। तो सर इसलिए मैंने आरटीआई लगाई थी, क्योंकि मुझे प्रमाणित कॉपी चाहिए थी विवेचना अधिकारी को देने के लिए। पहले तो मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट की थी विवेचना अधिकारी से, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की थी। फिर मैंने पर्सनली सूचना मांगी थी एसएसपी कार्यालय से
कि सर्विलांस डिपार्टमेंट से मुझे मेरी नहीं, ये सही एक है। हफ्ते की ऐसे लोकेशन मामले में जो सेवर है बढ़ता वो दी जाए रिपोर्ट। लाइफ एंड लिबर्टी वाला प्रोविजो आप लगा देते, साथ एक प्रोविजो में आप मांगते कि भाई इस परंतु के तहत मुझे 48 घंटे में दी जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो फिर नहीं, वो एक बात नहीं, ये तो ये सर चलिए लिखा ठीक है। था। इन्होंने जो भी किया, एक बात और भी इसमें ध्यान देने योग्य है साजिद जी, कि आप एक पत्र अलग से एसपी को और कप्तान को अपने, और साथ में आईजी वगैरह को, डीजीपी को एक अलग से पत्र आप लिख करके उनको बोल दीजिए कि हमारी लोकेशन जो है ये डेटा नष्ट ना किया जाए, क्योंकि हमने इस पे आरटीआई लगाई है। तो कल आपका वो कोर्ट के मामले में भी उसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती जी, है जी। कि हमने इनको सूचित किया था, ये हमने जानकारी मांगी हुई थी, और आप जी। कोई इन्होंने प्रथम अपील पे जानकारी नहीं दी है ना, तो आप इसको द्वितीय अपील पे आप मतलब जाइए, आयोग में भी जाइए आप, जी, जी। है ना। पर इसके पहले जी, जी। पत्राचार आप जरूर कर दीजिए कि ये जानकारी हमें चाहिए, और कुछ चूंकि कंपनियों का ये रहता है कि 1 साल के बाद वो नष्ट हो जाता है, ताकि ये नष्ट ना करें जी, आप, जी। है ना। हाँ, नहीं सही है, ये जानकारी तो मिलनी चाहिए। आमदीप जी क्या कहते हैं, ये जी। जानकारी तो मिलनी चाहिए ना भाई, ये पुलिस से जानकारी ये निकाल सकती है तो ये जानकारी तो इनको प्राप्त होगी, लेकिन प्रक्रिया के तहत। ये एक तो पुलिस में जो भी इनके खिलाफ छोटा मामला दर्ज करा दिया गया है, जो भी केस है, उसमें अपना बयान दर्ज कराएंगे। उसमें भी ये लिखा सकते हैं कि मेरी वो लोकेशन पता कर ली जाए, उस वक्त मैं कहाँ था, और क्योंकि ये मुझे अपना पक्ष रखने के लिए आवश्यक है। तो ये पुलिस का दायित्व है कि वो अपने सर्विलांस डिपार्टमेंट के जरिए मैंने उन्हें लिख के दिया था, उन्होंने सर मैंने बल्कि व्यक्तिगत भी गया सर, मैंने शपथ पत्र भी भेजा और रजिस्ट्री भी की, एसएसपी को भी की और थाने में भी की, वेतन अधिकारी को पर्सनल भी की रजिस्ट्री, ठीक है। और बल्कि खुद मिल के भी आया मैं उनसे। इसके बाद आपके पास एक और अवसर है कि जब भी इस लेकिन केस उन्होंने में कहा कि आप अपनी लोकेशन बताओ निकलवा के, जिसको आप अपने खिलाफ झूठा केस बता रहे हैं, ये इसका जब भी चालान पेश होगा कोर्ट में, तब कोर्ट में भी आप ये मांग कर सकते हैं, और कोर्ट भी आदेश दे सकता है कि आपकी वो लोकेशन की जानकारी पेश की जाएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है साजिद जी कि क्या लोकेशन के अतिरिक्त आपको ये पता है असल में कि सर 1 साल तक ये रिकॉर्ड रहता है इसका, एक सीसीटीवी सर इसका रिकॉर्ड 1 साल तक ही रहता अरे है। वो हाँ मैं समझ गया, 1 साल का रहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप आवेदन दे दो, पुलिस कप्तान को, आईजी को, डीजीपी को आवेदन भी दे दो कि ये नष्ट ना किया जाए, क्योंकि हमारे जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जैसा बीरेंद्र जी ने बताया। दूसरी बात, क्या आपको उस समय सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी कहीं था क्या, जहां पे आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए? कहीं आप थे क्या ऐसे जहां सीसीटीवी फुटेज आप प्राप्त कर पाए? ऐसा है कहीं? सर जिस समय की वादी ने जिस समय की घटना दर्शाई है सर, उस समय मैं अपने घर पर ही था। अच्छा, तो घर पर थे तो फिर क्या दिक्कत है? आपके घर के तो ऐसे भी 10 बयान मिल जाएंगे, और आसपास के लोग, वो भी बयान भी काम आएंगे। ऐसी चीजें कभी सिद्ध नहीं होती हैं, सिर्फ पुलिस आपको परेशान करेगी। परेशान तो वैसे ही कर देती है, एफआईआर जहां दर्ज की तो परेशानी आपकी चालू हो गई, हमारी चालू हो गई, ठीक है, पर वो आगे कुछ ज्यादा सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ये सब बयान आगे आकर के कोर्ट में सब टाइम टाइम फिक्स हो जाते हैं, वकील जहाँ खड़े होते हैं ना, जहाँ जिरह होती है। तो हाँ, आप परेशान मत होइए, इसमें लगाइए आप, और साथ में इनको इंटीमेशन जरूर कर दीजिए, एसपी को, आईजी को, डीजीपी को इंटीमेशन कर दीजिए कि साहब हमने इस तरह से सर ये सुझाव बहुत अच्छा दिया आपने मुझे, और ये दे नहीं रहे हैं क्योंकि हमें जबरदस्ती नहीं, पुलिस आपको फंसाना चाह रही है, सीधी सी बात है। ना फंसाना चाह रही होती तो तत्काल वो जाकर के कॉल डिटेल आपकी निकाल करके आपको, भाई विवेचना अधिकारी को आपने दिया, आपने एक आवेदन दिया। सर आरोप पुलिस ने आरोप पत्र भेज दिया, मैं समझ गया। चलिए पुलिस ने चार्जशीट सर कोर्ट में भेज दी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए वो, अब जो भी है। अब आप अपना वहां पे जमानत उमानत करवाइए और अपनी बात। आपका सुझाव ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अन्य भी साथी हैं कुछ। नवीन जी बताइए, नवीन जी आप अपना अंतिम प्रश्न एक रख लीजिए, फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त भी करें। हम लोग शायद 2:30 बजे तक चर्चा करते हुए आ गए हैं। नवीन जी हैं। सुरेश मौर्य जी अभी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेश मौर्य जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी हेलो जी सर, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए लास्ट में लेंगे तो भी चलेगा सर? हाँ चलिए ठीक है, नवीन जी बताइए। हाँ नवीन जी बताइए। नमस्कार साहब, मेरा नाम नवीन द्विवेदी है, हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैं जी। जनाब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई में हमारे पास अटेस्टेड फोटोकॉपीज हम आनी चाहिए, सत्यापित प्रतियां, वो जब हमें ना मांग कर ना दी जाए तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या बिना आरटीआई के भी सूचना प्राप्त की जा सकती है? वो अगर की जा सकती है, क्योंकि सन 2005 में ही आया था ये कानून, उससे पहले भी सूचना प्राप्त करने का कोई ना कोई माध्यम तो होता होगा हमारे कानून में। अगर वो वैसा भी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज वैसे ही प्राप्त करनी होती है, तो हर कार्य के लिए आरटीआई लगाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। तो क्या हम किसी कानून के तहत भी हम ले सकते हैं इसकी जानकारी? आत्मदीप सर आपको इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। आत्मदीप सर प्लीज। देखिए, सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित जानकारी ही देने का प्रावधान है। कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी को प्रमाणित किए बगैर देता है, अपने हस्ताक्षर पर की सील लगाए बिना देता है, तो आप उसको अपील के रूप में चुनौती दे सकते हैं, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उसको प्रमाणित करके देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल आपका, आरटीआई के बगैर भी जानकारी ली जा सकती है, इस तरह के भी विकल्प उपलब्ध हैं। राजस्थान में पंचायत एक्ट है और भी कुछ राज्यों में है जिनके तहत पंचायतों से संबंधित जानकारी डिपार्टमेंटल प्रक्रिया के तहत मांगी जा सकती है। और जी सर, आपके सवाल में एक और कोई मुद्दा आया था जिसका आपके सवाल जवाब से जुड़ा हुआ मामला है, वो हम ऐसा है ना सर, मैंने आरटीआई के जरिए में आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में अपील के बाद भी मुझे सूचना मिली थी। अपील करने के वक्त उसमें कई सारी कमियां भी पाई गई थी, जो संबंधी जो अधिकारी जिसने मुझे रिकॉर्ड देना था, बाद में मुझे ये आदेश संबंधित अधिकारी को आदेश दिया गया कि जो भी सूचना मांगी गई है वो सारी की सारी सूचना तो अटेस्टेड करके दो। और मुझे अटेस्टेड करके कुछ 2, 3 या 4 डॉक्यूमेंट ही दिए गए और लगभग 500 पेज मुझे बिना अटेस्टेड दिए गए। जो मुझे अटेस्टेड करके दिए गए सर, मुझे ये नहीं पता अटेस्टेड में डेट लिखनी मैंडेटरी होती है कि नहीं होती, क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी अटेस्टेड करके दे उसमें बिना डेट मेंशन ही ना की हो, तो क्या उसे अटेस्टेड तो नहीं माना जाएगा, प्रॉपर अटेस्टेड? सर मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जी हेलो, मैं इसमें सर कहना चाहूंगा कि 7 अधिनियम है 1872 का, नियम 76 के तहत आप मांग सकते हैं जानकारी, जमानत मिलेगी आपको। थैंक यू सर। जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो अटेस्टेशन किस तरह से करते हैं इस बारे में आपने कहा, तो आरटीआई में जो अटेस्टेशन जनरली किया जाता है, क्योंकि अधिनियम में भी ये लिखा है कि अटेस्टेड या प्रमाणित कॉपी दिया जाए, तो उसका एक जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि पीआईओ को एक मोहर बना लेनी चाहिए, रबर स्टैम्प बनाना चाहिए, जिसपे लिखा होता है कि आरटीआई रिस्पांस इंग्लिश में, या फिर हिंदी में बनाए तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत। उसके बाद होता है उसका सिग्नेचर, हस्ताक्षर और एक ब्लैंक स्पेस की जहां पर वो साइन करे, उसके बाद डेट, उसके बाद ब्लैंक स्पेस की जहां पर वो तारीख भी लिखे, उसके बाद फिर उसका डेसिग्नेशन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पब्लिक, और उसके बाद अपने कार्यालय का नाम और पता, इस तरह से मोहर उसको बनानी चाहिए। और हर एक डॉक्यूमेंट पर उसको इस तरह की मोहर लगानी चाहिए। जैसे कई बार ये होता है कि जैसे कोई मीटिंग का मिनट्स मांगता है, अब मीटिंग में मान लो उसने प्रतिभाग नहीं किया, केवल वो वहां पे साइन कर दे, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये क्या वो मीटिंग में था या नहीं था, या वो गलत जगह कहीं साइन कर देता है या मेंबर्स के साथ साइन कर देता है पास में, तो ऐसा लगता है मीटिंग में उपस्थित था, उसका भी उसको अनुमोदन है या नहीं है। तो इस सब चीजों के लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए पीआईओ के हित में ये होता है कि सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आरटीआई रिस्पांस इस तरह की मोहर बनाकर वो इसको प्रमाणित करके दे। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि जो प्रमाणित यदि कोई नहीं करता है और इस तरह से मामले यदि अपील में वगैरह जाते हैं, तो उसमें यह कि सूचना आयोग भी इस तरह के वो कर सकता है कि अमुक सूचना जो है वो प्रमाणित करके ही दी जाए, और प्रमाणित करके देने के लिए वो बाध्य है। और एक प्रश्न आपने पूछा था, वो भूल रहा हूँ मैं कहना चाहूंगा सर। सेकंड सर एक मिनट बीच में सर बोलना चाहूंगा। हाँ जी। 7 अधिनियम 1872 लोक दस्तावेज को मांगने के लिए है सर। आप अध्ययन करिए सर, नियम 76-74 को पढ़ लीजिए, आपको प्रमाणित सूचना ही मिलेगी। और अगर आपको एक बार सर लेट मी कंप्लीट सर, अगर प्रमाणित सूचना नहीं देते हैं तो आप उसको चाहे उपभोक्ता फोरम में केस भी कर सकते हो सर। हमारे पास कई बार ऐसा हो रहा है, हमारी पंचायतें अपने आप को ईमानदारी दिखाने की कोशिश तो करती हैं, आरटीआई एक्ट, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान है कि जिसमें सूचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि आरटीआई एक्ट नहीं था तभी दुनिया चलती थी। 2005 के पहले भी बहुत सारे प्रावधान थे ऐसे। अपन वीरेंद्र जी क्या है कि जैसे सीआरपीसी का 60 के बयान देता है। वीरेंद्र जी, नवीन जी देखिए, सबसे अपन लोग डिस्कशन से डाइवर्ट ना हो, फिर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है।
नवीन जी आरटीआई लगाइए, आरटीआई से जानकारी लीजिए। आत्मदीप जी ने बताया आपको नकल के प्रावधान रहते हैं कई सारी जगह पे, जैसे राजस्व वगैरह में या न्यायालय में नकल के प्रावधान रहते हैं। नकल का यूज आप करिए, है ना, नकल के लिए आवेदन लगाइए और आरटीआई ही लगाइए, बाकी सब भूल जाइए, क्योंकि ये सब परिवर्धित है और एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बेहतर वर्जन है। आरटीआई में कुछ नहीं होगा तो पीछे और कुछ नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे भाई लोग जो बता रहे हैं सब अधिनियम बहुत सारे हैं, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं थी, इसीलिए तो आरटीआई है। और आरटीआई की भी आज ये स्थितियां हैं, तो अपन इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग ना करें, कॉम्प्लिकेट ना करें। अंतिम प्रश्न लेते हैं, सुरेश मौर्य जी बताइए। आखिरी प्रश्न है मेरा बस। हाँ बताइए। हाँ, आरटीआई में एक माना जाता है कि जो आवेदक है उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए ताकि उसकी जान पे कोई खतरा ना हो। कई बार ऐसा पाया जाता है कि मेरे आरटीए में मैंने लगभग कई आरटीए लगाई हैं, एक वर्ष से लगभग 50 से ज्यादा मैंने आरटीए में आवेदन दिए हैं, जिसमें मुझे जवाब भी संतोषजनक कई बार मिला है। उसमें ये भी माना गया है कई बार हमें जानकारी दी जाती है प्रॉपर तरीके से, कई बार ये हमारी जानकारी सार्वजनिक भी की जाती है, जिससे मुझे भी कई बार नुकसान हुआ। एक बार मुझ पर जानलेवा हमला तक हो चुका है, वो भी कार्यालय के अधिकारी के द्वारा ही। तो इसके लिए क्या आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आरटीए आवेदक जब कोई जानकारी मांगता है तो उसकी जानकारी कई बार सार्वजनिक नहीं करने के बावजूद भी वो सार्वजनिक कर देता है। सुनिए ये इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक्चुअली देखो, ये जो प्रश्न पूछा, यही प्रश्न मैंने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त जो उस टाइम एनपी नपलचाल साहब थे उनसे पूछा था कि कई बार जैसे स्टूडेंट्स आरटीआई एप्लीकेशन लगाते, फिर टीचर उनको विक्टिमाइज करते हैं, तो क्या इनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट था सीआईसी साहब का कि ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, बट यू हैव आईपीसी इन योर फेवर, कि यदि ऐसा होता है तो फिर वो क्रिमिनल लॉ में जा सकता है। यदि कोई धमकी देता है, विक्टिमाइजेशन करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह करता है, तो फिर ये प्रावधान है। रही बात जो सीआईसी के ऑर्डर की है कि जो एक डीओपीटी का ऑर्डर निकला है कि जो भी आरटीआई की में एप्लीकेशन मांगी गई है प्लस जो सूचना मांगी गई है प्लस उसमें जो रिप्लाई दिया गया है, तो उसमें जो है उसमें भी एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को रिवील करने का ऐसा डायरेक्शन नहीं है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने का है कि जो सूचना है वो सार्वजनिक की जाए, लेकिन किसने लगाई या उसका नाम पता जो है ये प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वैसे तो आरटीआई में सभी चीजें सीधा सा वो तो सब नियम कायदे सही है, लेकिन 81G भी इन्वोक होता है। 81G ये है कि जहां पर किसी की जान को खतरा होता है। मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि एक महिला ने किसी दूसरी महिला की सूचना मांगी, मैंने वो सूचना दे दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक एप्लीकेशन मेरे पास आई उसी महिला की कि ये जो है मेरा नाम इसमें सार्वजनिक ना किया जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उसके बाद फिर किसी उस दूसरी महिला के हस्बैंड ने आरटीआई में मांगी सूचना, मैंने 81G में रोक दी। ये मामला सीआईसी शत्रुघ्न सिंह साहब के सामने गया उत्तराखंड सूचना आयोग में। उन्होंने कहा कि पीआईओ मिस्टर वीएम ठक्कर ने जो निर्णय लिया वो सही है और 81G में ये प्रोटेक्टेड है और आरटीआई की एप्लीकेंट की जानकारी जो इन्होंने सूचना के 45 पेज मैंने दे दिया, लेकिन किसने आरटीआई लगाई थी वो नाम और पता वो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि सूचना आपने दे दी है, ये सूचना हमने प्रकट कर दी है आपकी वाइफ के बारे में, लेकिन वो कौन एप्लीकेंट है, क्या उसने मांगी, वो नाम मैंने डिस्क्लोज नहीं किया एंड दैट वाज फाउंड करेक्ट बाय द सीआईसी शत्रुघ्न सिंह साहब। नहीं ठीक है बीरेन जी, अपन नियम कायदे सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात सीधा सा ध्यान देना चाहिए नवीन जी और आप सबको, आरटीआई कानून का उपयोग कर रहे हैं तो जान के खतरे की बात यार मत करो। जान का खतरा है ही है, क्योंकि आप जिसकी जानकारी मांगोगे वो आपके पीछे पड़ेगा। और ये काम ऐसा है कि जो भैया, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब आदमी को बिल्कुल कुर्बानी ही देना है, बट ये सब चीजें सीधी सी बात है। हम जो जानकारी चाहें जहां से भी संबंधित यार वो जानकारियां सामने वाला वो बताएगा ही, तमाम बता देगा, तो वो कहीं छुपी नहीं रहेगी। ये सब डिस्क्लोज, और ज्यादा अपन इस चक्कर में पड़ेंगे तो एक साकेत गोखले वाला केस जो आया था उसके चक्कर में फिर और आरटीआई का 81 धारा 8 का 81J का बहुत बुरा उपयोग होने लगेगा और हमें वो जानकारियां नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए, क्योंकि वो साकेत गोखले वाला एक मामला था। और जब आप प्रशासन से पारदर्शिता एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर अपने बारे में भी पारदर्शी रहना चाहिए। आरटीआई पारदर्शी रहना चाहिए। साकेत गोखले ने यही लगाया था पिटीशन, तो उन्होंने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई इसको ठीक है, इनका ना आरटीआई एक्टिविस्टों का ये जानकारी ना पब्लिक की जाए। अरे भाई पब्लिक हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे ही पब्लिक है, क्या फर्क पड़ता है। हम तो दुनिया की जानकारी मांग रहे हैं तो हमारी भी जानकारी लोगों को तो होगी ही ना।
हम जानकारी निकालेंगे तो क्या वो ऐसे रह जाएगा? और क्या हम जानकारी निकालने के बाद क्या करेंगे उस जानकारी को? भाई उस जानकारी का हम कंप्लेंट करेंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे वो जानकारी तो पब्लिक होगी। तो पब्लिक होगी तो सामने वाला जो करना है करे, वो सीधी सी बात है, वो तो करेगा ही। आप अपनी तरफ से करिए और सुरक्षा करिए अपनी जो कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो और अपने आप को मतलब ऐसा नहीं है। देखिए सच्चाई की ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप लोग डरिए नहीं, सत्य के रास्ते पर चलिए। बस किसी को ब्लैकमेल मत करिए, किसी के साथ गलत जानकारी निकाल करके उसका दुरुपयोग मत करिए। बाकी जब आप जनहित का काम करेंगे, बड़े बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सुभाष अग्रवाल जी आ रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, निखिल डे जी हैं, अरुणा राय जी हैं, जिन्होंने कानूनी ला दिया। जवाबदेही की बात चल रही है यार, तो ऐसे में तो फिर बात चले तो ये लोग कुछ करें ही नहीं, बोल दें कि ये तो वह खतरा ही खतरा है, कुछ कर ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ऐसी बात मत सोचा करो, है? ये इस तरह से नहीं होता है, कहीं कोई खतरा नहीं होता है। आप बस उसका हाँ। और राजनीति सर कुछ आपको मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं। छुपाएंगे तो ब्लैकमेलर का आरोप ठोक देगा, उसको तुरंत। नरेंद्र जी, मैं आपकी बात में कुछ जोड़ना चाहूंगा। एक तो आपने अच्छा कहा कि ये कानून ही पारदर्शिता के लिए, तो जो व्यक्ति आवेदक पारदर्शिता के कानून के आधार पर दूसरे की जानकारी मांग रहा है, वो खुद की जानकारी छुपाने के लिए कैसे कह सकता है? क्या ये तर्कसंगत है? इसका कोई। और दूसरा, आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरटीआई एक्ट में जानकारी मांगने वाले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, बल्कि सूचना आयुक्त के नाते हमने तो ऐसे आदेश पारित किए हैं और दूसरे सूचना आयोगों ने भी किए हैं कि आरटीआई में जो भी जानकारी मांगी गई है और दे दी गई है, उसको आप वेबसाइट पे प्रदर्शित कर दें। लोक प्राधिकारी को आदेश दिया है ताकि दूसरे लोगों को उसी विषय में आरटीआई नहीं लगानी पड़े। इसके अलावा हमारी कोर्ट में ऐसे भी मामले आए हैं जब व्यक्ति ने किसी लोक सूचना अधिकारी से तभी उसके पास फलानी अवधि में प्राप्त आरटीआई आवेदनों की जानकारी, संख्या और उनकी प्रतिलिपि मांगी, वो भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई कि हमको एक महीने में ये आरटीआई मिली है, संख्या में मिली है। दूसरा, आप जब जानकारी प्रथम चरण में नहीं मिलती लोक सूचना अधिकारी को पता होता है कि आवेदक कौन है, वो उससे जानकारी आवेदक की दूसरों को पता लग सकती है। दूसरा, जब आप प्रथम अपील और द्वितीय अपील की सुनवाई में जाएंगे तो आप आवेदक हैं, आप भी खड़े होंगे, आपके सामने दूसरा पक्ष भी खड़ा होगा जिससे संबंधित अगर धारा 11 लग गई तो परपक्ष भी वहां आएगा और लोक सूचना अधिकारी भी होगा, वहां भी आप सबके सामने आपकी पहचान उजागर होती है, सूचना आयोग में भी होगी। तो इसको छिपाने का कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आता कि क्यों छिपाई जानी चाहिए आवेदक की जानकारी। जी सर, बिल्कुल। गाँव में ऐसा होता और है। दूसरा, एक और देखिए, कुछ राज्यों में तो सूचना के अधिकार के तहत जो नियम बने उसमें ये भी प्रावधान है कि आवेदक अपना फोटो भी लगाएगा अटेस्टेड, या आधार कार्ड की कॉपी भी संलग्न करेगा। इतनी भी कुछ राज्यों ने नियम बनाए। हाँ, सुरेश मौर्य जी, आप अपना अंतिम प्रश्न प्लीज करें और फिर इसको क्लोज करें अपन। जी सर, मेरा प्रश्न आत्मजीत सर और ठक्कर जी से है। सर, मैंने एक फरियाद किया था गुजरात आयोग के अंदर में, जिसके अंदर में 30 दिन बाद में मेरे पास से पैसे लिए गए थे। अब आयोग का जो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास में आई, पिछले संडे को मैंने बात किया था, कॉपी उसके अंदर में उन्होंने ऐसा जवाब लिखा है कि मैंने पैसा नहीं भरा हुआ है और जानकारी लेने के लिए मुझे मतलब सक्षम नहीं हूँ, इस तरह से करके मेरा फरियाद उन्होंने निरस्त कर दिया है, जबकि मैंने पैसा भरा हुआ है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक ही विकल्प है इसमें कि अगर आप सही हैं तो आप उसको न्यायालय में चुनौती दें, हाई कोर्ट में, सूचना आयुक्त के आदेश। सर, इसके अंदर में जो मतलब पीआईओ था, उन्होंने ऐसा बताया होगा कि भाई इन्होंने पैसा नहीं भरा हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑर्डर दिया है। आयोग उसमें प्रमाण भी देखता है, केवल लोक सूचना अधिकारी के कहने भर से नहीं मान लिया जाता है। मान लीजिए प्रमाण पेश करता है कि मैंने इस तारीख को ये रजिस्टर्ड डाक से इनको सूचना प्रेषित की है, सबूत है, ये इतनी तारीख को इनको डिलीवर हो गई, उसके बाद भी इनके द्वारा जमा नहीं कराया गया पैसा, उस स्थिति में सूचना आयोग भी कह सकता है कि अगर जानकारी चाहिए तो आप पैसे देके ले लीजिए, क्योंकि आपने समय पे जमा नहीं करा। लेकिन सर, मैं वही बता, जब आयोग के पास में गया उस वक्त मैं यही फरियाद लेके गया था कि मैंने सूचना लिया हुआ है, 30 दिन बाद में पैसा भर के सूचना लिया हुआ है, और आयोग इस तरह जवाब देता कि मैं पैसा नहीं भरा और सूचना लेने के लिए मुझे कोई वो नहीं, मतलब मैं कुछ
अच्छा, आपने 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 आयोग लिखा था कि मुझे आयोग पैसा के सामने प्रमाण पेश किया था अपने पैसा जमा कराने का? आपने रिफंड हाँ मांगा सर, था प्रेयर प्रमाण में? पेश किया हुआ है आपने अपनी प्रेयर में रिफंड मांगा था कि सर। मुझे रिफंड किया जाए एडिशनल फीस? सर रिफंड नहीं मांगा था मैंने, मैं हाँ, तो फरियाद प्रेयर में इसके नहीं है लिए तो किया था प्रेयर कि में नहीं है 30 तो दिन बाद। कैसे दे देंगे वो? प्रेयर में कोई चीज नहीं मांगोगे लेकिन तो सर आयोग कैसे दे देगा? आपकी प्रेयर बहुत अरे स्पष्ट लेकिन होनी सर चाहिए। देखो, प्रेयर में बहुत सारी चीजें मांगी जा सकती है। पहला ये कि हाँ। लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जाए, विभागीय कार्रवाई का है तो वो प्रेयर में लिखा जाना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मांगना है तो वो आना चाहिए, सूचना आपको चाहिए तो वो प्रेयर में होना चाहिए, निःशुल्क दिया जाना चाहिए तो वो जो भी आप चाहते हैं वो प्रेयर में सभी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, सूचना आयोग के लिए ग्राउंड बन जाता है कि चूंकि आपने मांगा ही नहीं तो वो केवल वो सूचना दिलाने का या एक ऑर्डर कर देता है, बाकी चीजें उसमें नहीं करता लेकिन ऑर्डर। सर बल्कि हाईकोर्ट में भी ऐसा ही है कि मैं जो चीज यही तो आपकी बता प्रेयर रहा में हूँ, जब नहीं है मैं तो आयोग कोर्ट के इसी अगर पास ऑर्डर में कर तो सकता है, लेकिन वो बोल सकता है कि आपने चूंकि प्रेयर में मांगा नहीं इसलिए हम नहीं दे रहे। सर, और लेकिन सामने वाला पार्टी है वो भी अपोज करता है कि इन्होंने तो ये मांगा ही नहीं है, ये रिलीफ कैसे आपको दे सर रहे मैं वही तो हैं। बात तो सामने वाला जो आयोग लोक सूचना आयोग अधिकारी वो भी आयोग के वो पास में भी तो प्रतिवाद करेगा। सर मैं मेरी बात सुन, जब आयोग के पास में मैं गया यही चीज लेके गया, मैं 30 दिन बाद में पैसा भर के मैंने जानकारी ले लिया हूँ, लेकिन 30 दिन बाद में जब पीआईओ मेरे पास से पैसा लिया हुआ उसी के लिए मैं आयोग के पास में गया हूँ। अब आयोग ही ऐसा नहीं, बोल रहा आपका है। हक जायज है, आपको पैसा रिफंड मिलना चाहिए, आपको पैसा रिफंड मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ 7-6 के अंतर्गत। लेकिन क्या आपने प्रेयर में वो चीज लिखा था कि मुझे वापस दिया जाए रिफंड? साक्ष्य में नहीं, ये नहीं लिखा था, लेकिन ये लिखा था पीआईओ को दंड किया जाए उसके अंदर में, लेकिन दंड भी नहीं किया गया। हाँ तो वो प्रेयर जो है हाँ, वो प्रेयर में है कि नहीं, भाई उसमें देखो दंड करना नहीं वो एक अलग इशू है, दंड करना नहीं करना उसमें तो विलम्ब और ये चीजें देखी जाती है। तो उसमें वो देखते हैं कि कल्पेबिलिटी या दोष क्या है, किस कारण से हुआ, हो सकता है उसने, क्योंकि उसको भी शोकॉज नोटिस दिया जाता है, वो भी उसका एक जवाब देता है पीआईओ। ये चीजें तो तो आयोग पूरी ये भी देखता है मेरी बात कि सुनिए, उसके ये जो चीजें पूरी अलग जवाब है उन्होंने वो ऐसा जायज लिखा है या नहीं है। सर, वो जो लिख रहे हैं कि मैंने पैसा भरा ही नहीं है, लेकिन पैसा भरा नहीं, वो जो लिख रहे हैं आयोग के अंदर में, और जबकि उनकी रसीद वो ठीक है, लेकिन देखो अभी आत्मजीत साहब ने बताया कि वो एविडेंस भी देखते हैं। देखो आयोग सबूत भी देखता है हाँ। कि पैसा भरा तो भाई आपके पास रसीद होनी चाहिए उसकी, मैं या रसीद फिर है, उनके पास पेमेंट यदि हुआ है तो रसीद के साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफिस फरियाद पैसा किया लेके हूँ। भाग तो नहीं जाएगा उनके पास। नहीं ठीक है, पोस्टल ऑर्डर हो, कोई भी चीज का चलिए प्रमाण होता है, पोस्टल ऑर्डर है, चेक है, बैंक में जब जमा होता है पैसा तो उसका एक कुछ ना कुछ प्रमाण होता है, तो वो एविडेंस भी आपको भी प्रोड्यूस करना होता है, पीआईओ को भी प्रोड्यूस करना होता है, और दोनों एविडेंस में पक्षों के जो प्रोड्यूस किया हूँ। साक्ष्य है वो देखकर बाद में आयोग निर्णय देता है। सर ठक्कर सर, आप गुजराती पढ़ सकते हो ना? आपको मैं कॉपी भेजता हूँ, आप देख लीजिए, पढ़ के बाद में फिर मुझे चलिए ठीक है। हाँ सुरेश जी, आप जो है ठक्कर जी को भेज करके आप गुजराती पढ़ना हाँ आता है मुझे, आप भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझ के आपस आप में मुझे और भेज इसका देना, एक कांटेक्ट निर्णय कर निकाल लेना। लीजिएगा। ओके और कार्यक्रम को मेरा संपन्न मोबाइल करते हैं। नंबर मैं लिख देता हूँ चैट में। हाँ ठीक है जी जी। और कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। देवेंद्र जी, आप कार्यक्रम को संपन्न करें अब थोड़ा सा अपने अंतिम शब्दों के साथ में। सुरेंद्र जैन जी भी जुड़े हुए हैं, हालांकि वो वीडियो अपना ऑन नहीं किए हैं। सुरेंद्र जैन जी सुन पा रहे हैं क्या? उन्होंने कुछ अपनी बात नहीं रखी आज कार्यक्रम में, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन उनके राजस्थान से ही चल रहा था, पर कोई बात नहीं। तो देवेंद्र अग्रवाल जी कार्यक्रम को अब संपन्न करें कृपया। और आज हमारे बीच में शंकर भैया आए, MKS से निखिल जी आए, और इन्होंने हमें जवाबदेही कानून के विषय में बताया, जो एक बहुत ही गंभीर विषय था, और इसमें हम लोगों को सबको इकट्ठे होकर इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे कि कोई भी हो, इसमें कोई भी नागरिक, देश का नागरिक हो, चाहे वो खुद ही एक लोक सेवक क्यों ना हो, जवाबदेही कानून आने से हर व्यक्ति को लाभ होगा, और इसे हमें समझने की जरूरत है। और इस चीज को समझते हुए हम लोगों को इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने अपने क्षेत्रों पे इस सवाल को उठाने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई हैं जिसके तहत हम लोक सेवकों की जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं बहुत कृतज्ञता के साथ इन लोगों का, जो हमारे लिए समय निकाल रहे हैं और अपने जीवन को संघर्ष में डालकर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जवाबदेही कानून के लिए, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ, और आगे से बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो विषय टॉपिक हो उस पर पहले प्राथमिकता दें। हाँ, पहले थोड़ा सा होमवर्क भी करके आया करें लोग, कि मतलब उसके बारे में हम कुछ प्रश्न बना लें, खास थोड़ा सा पढ़ लिया करें, कहीं ना कहीं हम गूगल में सर्च मार लिया करें। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं, थोड़ा हम वहां पर देख लिया करें। तो जो विशेषज्ञ आते हैं तो उनसे उसी फिर वहां पे मजाक ना बन जाए कि मतलब
अब ऐसे लोगों को लाए हैं जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रश्न ऐसे पूछने लगे जो हमें स्वयं शर्मिंदा कर देते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में हम यही उम्मीद करेंगे हमारे साथियों से। तो ठीक है देवेंद्र जी, आत्मदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कार्यक्रम में अंत तक हमेशा ही जुड़े रहते हैं और लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और ये- आप इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। एक निवेदन है जी कि हम सबको अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी हैं, सभी सुधी लोगों से ये अपील जरूर करना चाहिए कि इस जवाबदेही कानून का संक्षेप में परिचय देते हुए कि ये कानून आए, इसके लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, बिल्कुल, अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष, इन सबको भी पत्र लिखें, मेल करें और जब भी चुनाव आए तो ये मुद्दा भी उठाएं कि प्रमुख जो दल हैं वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करें। तभी ये आंदोलन, देखिए, सूचना का अधिकार भी तब मिला जब लगातार 15 सालों तक जन संघर्ष चला। तो ये इसके लिए भी लंबा संघर्ष होगा, लेकिन ये सफल तभी होगा जब इसके साथ व्यापक जन समर्थन जुड़ेगा। और वो समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी अरुणा राय जी, निखिल डे, इन 5-10 लोगों की नहीं है। नहीं हम है सर, सबकी और जिम्मेदारी है कि हम उनके इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालें। बिल्कुल सर, और उनका जनरेशन भी अब मतलब उनका एक जनरेशन व्यतीत होने वाला है। अभी अगले जनरेशन का काम है कि उसको लेकर के भाई उसको आगे बढ़ाएं, फिर हमारे बाद जो आगे आए तो वो उसको आगे बढ़ाएं। कोई ऐसे एक की मतलब नहीं, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम उसके लिए इतने उनके आभारी जितना भी हो बहुत कम है। क्योंकि ये जवाबदेही कानून अगर बन गया तो वाकई सही मायने में लोकतंत्र कायम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। ये सूचना के अधिकार से भी आगे की बात। सूचना के अधिकार में जवाबदेही इतनी है कि जवाब दे दे या देने से इनकार कर दे, लेकिन इसमें तो समय पर काम नहीं करना, पूरी तनख्वाह लेने के बावजूद उस पे दंड के प्रावधान होंगे और आवेदन, अपील सबके प्रावधान होंगे, जैसा उन्होंने ड्राफ्ट में बताया। तो इस मुहिम को जरूर आगे बढ़ाने में हम सब जिस भी रूप में, जिस भी तरह से जितना योगदान दे सके वो जरूर देना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आज के इसमें आई है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, शंकर जी ने वो बात रखी थी कि राजस्थान में 365 दिन का साल होता है, उसमें से 191 दिन उन्होंने बताया था कि छुट्टियां हैं सरकारी। मतलब ऐसे कुछ, हाँ, ऐसे आधे से ज्यादा साल के आधे से ज्यादा दिन छुट्टियां होती है, 191 छुट्टियां। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। इसके बाद भी हम जनता में से ही कुछ लोग मांग करते रहते हैं कि हमारे फला महापुरुष की जयंती पे भी और छुट्टी घोषित की जाए, जबकि छुट्टी घोषित करने से, महापुरुष की जयंती पर या पुण्यतिथि पे छुट्टी घोषित करने से कोई लाभ नहीं होता। सारे महापुरुषों ने कर्म करने का ही संदेश दिया है और हम उसकी जगह नकारेपन को बढ़ावा देते हैं छुट्टी की मांग को। एक तो छुट्टी की मांग नहीं करना चाहिए, दूसरी जो छुट्टियां हैं उनमें भी कटौती की मांग हमको अलग अलग अपने विधायक को कहना चाहिए, आप विधानसभा में उठाइए, संसद को कहना चाहिए, संसद में उठाओ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए कि इतनी ज्यादा छुट्टियां हैं। ये हमने भी सूचना आयोग में, हम पहले पत्रकार के नाते इंडियन एक्सप्रेस में, अखबार में रहे हैं, साल में केवल 2 या 3 छुट्टी होती थी, होली, दिवाली और एक आध कोई और स्वतंत्रता दिवस, बस। लेकिन यहाँ जब हम सूचना आयुक्त बने, देखे कि इतनी छुट्टियां हैं, अनावश्यक छुट्टियां हैं कि हम छुट्टियों से परेशान होते थे। छुट्टियों के दिन घर पे फाइलें लेके और फिर यहाँ काम करते थे। इतनी छुट्टियों की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये इससे जनता के काम बहुत रुकते हैं, जबकि तनख्वाह आपकी, आप जो टैक्स दे रहे हैं उससे लोक सेवक को पूरे महीने की तनख्वाह दी जा रही, लेकिन काम वो 15 ही दिन कर रहे हैं, कर रहा है, इतनी छुट्टियां कर। तो इस पे भी रोकथाम के लिए हम जो भी कर सकते हैं उस पर विचार करके करना है। बिल्कुल, इससे बहुत पैसा बचेगा और लोगों के काम होंगे जो अटके हुए। हाँ, कम से कम मार्ग तो एक मुहिम तो चलनी चाहिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की। आजकल हैशटैग वगैरह सब ट्विटर वगैरह में खूब चलता है, फेसबुक में चलता है। तो यदि हम लोग करेंगे और लोगों को इस तरह से, तो उसमें एक मतलब एक मुहिम तो चल ही जाएगी और बहुत बड़ा वो मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। साल में आधे दिन काम होना और पूरे साल का पैसा लेना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को, हमारे साथियों का, वीरेंद्र जी और देवेंद्र जी, हमारे सभी यहाँ पे जो भी साथी शेष बचे हुए हैं यहाँ पर और जो हमारे बीच में अभी कार्यक्रम को छोड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में 87th में हम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ में आते हैं और हम लोग इसी तरह से डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद इसका क्रियान्वयन हो और हम लोग सब इस पर निरंतर काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।